नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है ना हमारा। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन चार्ज tendency associated with matter by virtue of which matter produces electric field around it. Charge is denoted by q, given by q equals to n is the e is the what is the charge on electron? -19 कूलम। मतलब हर एक बॉडी के ऊपर जब भी चार्ज इंड्यूस्ड होगा, डेवलप होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन बॉडी लूज करेगी, नहीं तो गेन करेगी। इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे तो बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन जा रहे तो बॉडी विल बिकम, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी तो मास, नेगेटिवली चार्ज बॉडी तो मास इंक्रीजेस। वेरी गुड। देन एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, सीजीएस यूनिट और ईएसयू यूनिट स्टैट कूलम। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम इक्वल्स टू 1/10 एप कूलम। एंड एप कूलम क्या है? ईएमयू यूनिट। ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद में चार्जेस जो है इसके बारे में सबसे पहले आइडिया दी थी बाय थैलिस, है ना। उसके बाद में गिलबर्ट ने बोला था लाइक चार्ज रिपेल करेंगे अनलाइक चार्ज। चार्ज के दो टाइप होते हैं, ये आइडिया एक्सप्लेन की थी बाय बेंजामिन। उसने बोला था चार्ज पॉजिटिव होगा, दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर वो ग्लास, सिल्क, इबोनेट रॉड एंड वूल, इनके एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद में आता है कूलम्स लॉ। क्या होता है कूलम्स लॉ? पहली बात ये एनालॉगस टू दैट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r², वैसे कूलम्स लॉ भी क्या करेगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करेगा, ठीक है। और क्या था कूलम्स लॉ? F प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन, मतलब F इक्वल्स टू 1/4πε इंटू q1 q2 अपॉन वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन म्हटलं की मीडियम, एप्सिलॉन 0 असेल तर फ्री स्पेस, एप्सिलॉन इक्वल्स टू, और उसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन 0 फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर। के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कितना होता है? एयर के लिए 1, मेटल और कंडक्टर के लिए एंड इंसुलेटर्स के लिए कैन नॉट बी इन्फिनिटी, बाकी कितना भी हो सकता है, ठीक है। एंड ऑलवेज के जो है वो रहेगा इन बिटवीन 1 to इन्फिनिटी। इसलिए क्या होता है? दो चार्जेस की बिटवीन अगर कंडक्टिंग प्लेट रख देंगे तो वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता है, मतलब फोर्स विल बिकम 0, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट की बात हो गई। उसके बाद में ग्रेविटेशन कूलम्स लॉ को अप्लाई कर रहे थे। पहले आ गया चार्ज का डिवाइडेशन, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उनका रेशियो कितना होगा? सो दैट फोर्स विल बिकम मैक्सिमम 1/2, ठीक है। उसके बाद में मास एंड चार्ज का रिलेशन भी देखा था। क्या डिफरेंस है? बेसिक चार्ज की दो टाइप है, मास का एक टाइप है। दूसरा मास जो है वो मोशन में अगर है तो चेंज होता है, लेकिन चार्ज विल रिमेन्स। लेकिन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर ये मोशन परफॉर्म करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम वो कंसेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशंस देखे थे कूलम्स लॉ के, जिसमें पहले चार्जेस का रेशो तो फोर्स विल बिकम मैक्सिमम। उसके बाद में वन ऑफ द चार्ज अगर डबल किया, फोर्स सेम रहने के लिए डिस्टेंस। उसके बाद अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस किया, फोर्स सेम चाहिए तो डिस्टेंस R/√k। अगर कोई फ्रिक्शनल सरफेस है उसके ऊपर इक्विलिब्रियम आ रहा है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे कंडीशन क्या होगी? K Q1 Q2 अपॉन r² मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू इंटू mg। इसका मतलब आपको बोला जा रहा है कि दो प्रोटॉन है एंड दे आर एट रेस्ट ऑन द गिवन सरफेस, देन व्हाट विल बी द coefficient of friction between electron and surface if they are separated by 2 angstrom. करा सॉल्व। 2 electrons are separated by 2 angstrom. आता मी इलेक्ट्रॉन म्हटल्यानंतर प्रोटॉन कसा येईल बरं? 2 electrons are separated by a distance of 2 angstrom. angstrom 10⁻10 मीटर, तो 2 × 10⁻10 मीटर। Then calculate coefficient of friction between surface and electron. क्या कंडीशन होगी? K Q1 Q2 अपॉन r² इक्वल्स टू म्यू mg। तो K 9, Q1 Q2 2.5, 2.5 इंटू 9 मतलब अगेन 25 इक्वल्स टू mg मतलब 9, 25/9 मतलब परत 3। 10 की पावर क्या आती है देखो, बस 3 के आसपास आंसर चाहिए। एवढं डिटेल नका करू, फक्त नंबर्स पाहिजे आपल्याला, पॉवर 10 की नहीं चाहिए।
हे बघा केचा 9 मासचा 9 कॅन्सल, Q1 Q2 कितना आ रहा है 2.56, आर कितना है 2 है का 2 का स्क्वायर 4, तो 2.56 अपॉन 4 मतलब 6 हाँ वेरी गुड करेक्ट 6 के आसपास चाहिए हाँ, क्योंकि भाई आर भूल गया था। 5.6 या फिर 0.56 10 की पावर चेंज होगी हाँ ठीक है 6 के इधर उधर, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेशन है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन देखा था कि दो चार्जेस है, एक चार्ज सेंटर में, दूसरा अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उस केस में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करना है, पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करने के लिए बस फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे नेट फोर्स विल बिकम 0, रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 इंटू डी, एंड चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए तो माइनस ऑफ Q1 Q2 अपॉन रूट ऑफ। ठीक है, उसके बाद में अगर एक चार्ज प्लेस करेंगे Q1 एट ए डिस्टेंस R1 पे, दूसरा चार्ज है और उसके R2 पे वेलोसिटी कितनी होगी कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ma विच इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई करके वेलोसिटी मिलेगी रूट में k Q1 Q2 अपॉन m, मुझे 2 रूट ऑफ 2 k Q1 Q2 अपॉन इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। फिर अगर क्यूब है 8 वर्टेक्स पे 8 चार्जेस, तो चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स 3√3 प्लस √2 प्लस आई कैप प्लस। उसके बाद में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों पे सेम चार्जेस है, नेट फोर्स विल बिकम, अगर लाइक पोलैरिटी है तो, अगर अनलाइक पोलैरिटी है उसी के ऊपर फोर्स चाहिए तो सेम रहेगा, लेकिन उसके ऊपर फोर्स नहीं चाहिए तो एफ नेट विल बिकम इक्वल्स टू एफ। उसके बाद में अगर 3 वर्टेक्स के ऊपर 3 चार्जेस है Q एंड सेंटर में अगर डबल पोलैरिटी का -2Q या फिर कोई भी चार्ज प्लेस किया है, सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होगी, दो कंपोनेंट लेंगे 2f cos थीटा जो अपोज करेंगे F3 को। ठीक है, तो F3 मतलब F3 माइनस 2f cos थीटा को इक्वेट करेंगे विद, अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे तो इक्वेट करेंगे विद सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंटर पे दूसरा चार्ज रखा है तो नेट फोर्स विल बिकम 0, अगर मिड पॉइंट पे रखा है तो 4kq स्क्वायर अपॉन 3l²। नेक्स्ट अगर स्क्वायर है, चारों वर्टेक्स पे 4 चार्ज है तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्ज √2 प्लस 1/2। ठीक है, सेंटर पे चार्ज रखेंगे तो नेट फोर्स विल बिकम, एंड अगर कोई चार्ज रखा है सो दैट इक्विलिब्रियम मेंटेन चाहिए, ऐसे कैलकुलेट करना है तो हम ये प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देन स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, ऑलवेज मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा mg डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन आएगा T, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट होगा बिटवीन दो चार्जेस बोला है तो k Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ पे क्या होगा, T cos थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय mg, T sin थीटा बैलेंस्ड बाय, मतलब कि अगर tan थीटा चाहिए तो Fe बाय mg, इसके अकॉर्डिंग अगर सेपरेशन चाहिए तो x इक्वल्स टू, वेरी गुड, एंड उसको अगर फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में रख देंगे तो थीटा विल बिकम 180 डिग्री। ठीक है, x विल बिकम 2l, थीटा विल बिकम 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में इक्विलिब्रियम में स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन। देन ट्रायंगल में अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो q/√3, स्क्वायर में चाहिए तो 2√2 प्लस 1 अपॉन 4 बर। देन इतना ही था कुलम्स लॉ रिलेटेड, है ना, ज्यांनी काल प्रिपेअर केलं त्यांचं झालं आयुष्यभरासाठी झालं, बरोबर आहे। फक्त आता हे टाइम टू टाइम रिवाइज करणं ही पण तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट रिवाइज करत असताना लक्षात घ्या आपल्याला त्याला एक्स्ट्रा वेळ द्यायची गरज नाही। काल दिवसभर एवढ्या मेहनतीने आपण प्रिपेअर केले, बरोबर आहे ना, कोण इथं बसले, कोण पायऱ्यावर बसले, कोण खाली बसले, काही लोक न जेवण करता 3-3, 4-4 वाजेपर्यंत इथं बसले, बरोबर आहे ना, सकाळी 6 पासून, तर म्हणजे काहीतरी आपण डिफरंट केलं होतं काल। काल झोपताना असं भारी वाटलं असेल ज्यांनी ओरल दिली आणि प्रिपरेशन केलं होतं का नाही, वाटलं पाहिजे बेटा, हे इमोशन्स असतात हेच माणसाला आयुष्यामध्ये सक्सेसफुल बनवतात। ठीक आहे ना, जे निर्लज्ज असतात ते सदा सुखी असतात, ठीक आहे ना, ते काही करत नसतात, काही लोक आहेत, आता नावं घ्यायला सुरुवात करू त्यांच्या हळूहळू। ठीक आहे, तो बेसिकली प्रिपरेशन हो गया आता याला काय करायचं, फक्त आपल्याला रिवाइज करायचं, बट या रिव्हिजनसाठी आपल्याला एक्स्ट्रा टाइम नाही द्यायचा आहे, कळालं ना। मग एक्स्ट्रा टाइम न देता रिवाइज कसं करणार, जे छोटे छोटे आपल्याला 5-5, 10 मिनिटाचे गॅप भेटतात, जसं की लेक्चर झालं की तू काय केलं मी काय केलं, है ना, तू कधी जेवला मी कधी जेवलो, है ना, तू काय खाल्लं मी काय खाल्लं, ह्या गोष्टी डिस्कस करून काही आउटपुट आहे का आपलं, झालं लेक्चर 5-10 मिनिटं, लेक्चरमध्ये काय झालं होतं, एक 5 मिनिटमध्ये फक्त ब्रेनला वर्क द्यायचं, तो ऑटोमॅटिक रिवाइज करतो। 2 लेक्चरमध्ये ब्रेक असला, इकडून तिकडे जायचं असेल तर त्या टाईममध्ये पण तुम्ही ते रिवाइज करू शकता। परत जेवण करताना मोबाईल बाजूला ठेवून हे सगळं जर रिवाइज केलं, एक्स्ट्रा टाईम न देता हे आपलं प्रिपरेशन होऊन जातं। आणि संध्याकाळी किंवा सकाळी एक टाईम ठरवून फक्त प्रामाणिकपणे आपल्या व्हॉइस नोट सेंड करायच्या, जसं तुम्ही रोज सेंड करता, बरोबर आहे ना, हो म्हणता परत 4 जण सेंड करता फक्त, बाकीच्यांना व्हॉइस नोट्स काय असतात तेच माहीत नाही अजून। ठीक आहे, चला नेक्स्ट।
उसके बाद में डिस्कशन शुरू किया था अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? मतलब स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. रिपल्शन होता है क्या यहाँ पे? होता है, क्योंकि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स जिस स्पेस में होता है उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर चाहिए तो उसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ, डिनोटेड बाय ई, गिवन बाय ई इक्वल्स टू एफ बाय क्यू. मतलब सारे कंडीशन में जहां पे फोर्सेस थे उसको अगर चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड एप्लीकेशंस देखे थे, उसका यूनिट हो गया. फिर से वही इक्विलैटरल ट्रायंगल की केस, स्क्वायर की केस, इक्विलिब्रियम की केस. उसके बाद में पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, देन रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. उसके बाद में इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट विल बी जीरो इन ऑल दीज केसेस. उसके बाद में लीनियर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? फिर उसमें इनफाइनाइट है तो क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो क्या, वन ऑफ इट्स एंड है तो क्या. उसके बाद में अगर रॉड है एंड उसके बाद में एट द एंड अगर आपको सर्कुलर आर्क दिया है, चार सर्कुलर आर्क दिया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? अवनी, सर्कुलर आर्क है जिसके ऊपर चार्ज डिपॉजिट किया है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? निकिता, वैष्णवी, कस काय येतं तुला? कस काय येतं? कस काय माहिती फॉर्म्युला? काल केलं होतं म्हणून कळालं ना. आणि आन्सर न देणारे कोण आहेत? हे असेच पळकोटे मेंबर आहे, कळालं ना. स्वतःला पण घरच्यांना पण. जाऊ द्या, चला नेक्स्ट. उसके बाद में डिस्कशन किया था अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल. क्या होता डायपोल मतलब? हुआ था डायपोल? क्या था डायपोल मतलब? हाँ, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस. एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है. सेपरेशन 2L. डायपोल मूवमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम. ऐसा यूनिट कूलम इनटू मीटर. डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, देन एक्सिस, देन इक्वेटर. उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डायपोल 1/4 एप्सिलॉन इंटू के बाय, मतलब के इंटू पी बाय आर क्यूब इंटू रूट ऑफ 1+3 cos स्क्वायर थीटा. इसके अकॉर्डिंग अगर पॉइंट एक्सिस पे तो थीटा विल बिकम 0, cos 0 1, तो ई बनेगा 2 KP अपॉन आर क्यूब. वही अगर इक्वेटर पे तो थीटा, मतलब थीटा 90 तो KP अपॉन आर क्यूब. उसके बाद में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है. कितना है? 0. वेरी गुड. कौन सा ये 0 फोर्स? नेट फोर्स. लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फोर्स देखेंगे तो कितना होगा? Q इंटू ई. उसके बाद में अगर सेम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो टॉर्क बनेगा P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ डायपोल विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, कितना होता है? P साइन थीटा. उसके बाद में डायपोल को अगर रोटेट करना है तो वर्क डन इन रोटेटिंग P E इन ब्रैकेट cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2. यही अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है तो ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस ऑफ P इंटू cos ऑफ थीटा. इसके ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज 0. एंड कितनी होगी मिनिमम? काही लोकांना वाटतं की मिनिमम म्हणजे 0च असेल, पण 0 नसते, ती किती असते? माइनस ऑफ P असते. ठीक है, देन थीटा अगर 180 है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी है? P इंटू ई. ठीक है, उसके बाद में देखा था कि अगर ये SHM परफॉर्म करेगा डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? SHM की केस में उसका पीरियोडिक टाइम होगा 2 पाई रूट ऑफ I बाई PE. गायत्री, व्हाट इज I? करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल प्लेस करेंगे तो क्या होगा? उसके ऊपर नेट फोर्स नॉन जीरो एक्ट होगा. ठीक है, कैसे? ये से. ठीक है, एंड अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? P इंटू डी बाय. फिर इसके एप्लीकेशंस देखे थे. क्या था एप्लीकेशन में? पहले लीनियर चार्ज के बाजू में अगर डायपोल है तो एक्चुअल में इंटेंसिटी होती है 2K लैम्बडा बाय R. फिर उसको डिफरेंशिएट करके P से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 2K लैम्बडा P बाय आर स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद में अगर सेम सिचुएशन में लीनियर चार्ज को रिप्लेस करेंगे रिंग से तो इंटेंसिटी की वैल्यू को बस डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, सेम सिचुएशन में बोला है कि डायपोल के एक्सिस के ऊपर चार्ज है तो फोर्स बनेगा Q इंटू ई, बट ई होता है 2KP बाय आर क्यूब, तो फोर्स बनेगा 2KP क्यू बाय आर क्यूब. वही अगर पॉइंट इक्वेटर पे तो KP क्यू बाय आर क्यूब. एंड दो डायपोल इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ तो माइनस ऑफ 6K P1 P2 अपॉन R⁴. ठीक है, तो इतना पार्ट हमने कल डिस्कस किया था. किती लोकांचं आता प्रिपेअर आहे?
एवरीथिंग गुड, वेरी गुड, सफिशिएंट है, ठीक है। चलो, तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज हाँ फ्लक्स, नहीं ना, कंसेप्ट एप्लीकेशंस 1-2 हो गई थी एंड कल 3-4 बोला था। चलो, काड़ा मॉड्यूल। सॉल्ड एग्जाम्पल के लिए कल कूलम्स लॉ चे 20 से लेके 25 तक बोला था, बराबर। आज कितने 26 to 30। चला, कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन फर्स्ट सेकंड हो गया था पूरा, ओके। थर्ड डाऊट आहे का थर्डमध्ये आहेत? नंतर कर मग, ठीक आहे। चला, ज्यांनी सॉल्व केले त्यांच्यासाठी डाऊट्स तुमच्यासाठी थांबू शकत नाही बेटा आपण, तुम्ही म्हणशाल सर एक्झाम पुढच्या वर्षी देतो आम्ही। चला, एक मॉड्यूल द्या डायरेक्ट 7 पर्यंत सगळे सॉल्व झाले। चला, कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 3, 1, 2, 3 किती लोकांनी सोडवली पण? ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काय असं कसं केलं म्हणजे? बरं, पण ऑप्शन सोबत मॅच होत नाही। चलो, क्या बोला है 7 में? 2 चार्जेस 9E एंड 3E, 9E एंड दूसरा है 3E, प्लेस्ड एट ए सेपरेशन R, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। अब सबसे पहले पॉइंट इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, कसं कळालं? और हमें डिस्टेंस किससे फाइंड करना है? दोन्ही पैकी कुठले घेऊ, ठीक आहे। 9E जर आपण पहिले घेतला तर आपण याला x म्हणणार, तर ये बनेगा R माइनस एक्स, ठीक है। बाय प्रोसेस करना या फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। बाय प्रोसेस इंटेंसिटी बनेगी यहाँ पे के क्यू म्हणजे 9 इंटू ई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये बनेगा के इंटू 3E डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो के ई कट, तो ये आएगा 3/x इक्वल्स टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स। कळलं काय केलं? 9 का रूट 3, इधर रूट 3 था, तो रूट 3 कट करके यहाँ पे रूट 3 बचा, ठीक है। रेसिप्रोकल लेंगे तो x इक्वल्स टू आर माइनस एक्स इंटू रूट 3, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू बनेगा रूट 3 टाइम्स ऑफ आर माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ x, रूट 3 इधर आएगा तो x कॉमन लेके क्या बचेगा 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू रूट 3 टाइम्स ऑफ आर, यानी x इक्वल्स टू आर आए रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट 3 टाइम्स ऑफ आर। ये डिस्टेंस हो गया 9 टाइम्स ऑफ ई से। बरं, आता याला काय करू शकतो आपण, असं लिहू शकतो का? आर मध्ये घेतला, हा रूट 3 आहे, याला 1 अपॉन 1 अपॉन घेऊ शकतो आपण। 1 अपॉन 1 अपॉन लेंगे तो क्या बनेगा ये 1 बाय रूट 3 प्लस ये रूट 3 है ना, रूट 3 1। कळलं का? कळलं का ट्विस्ट कसं केलं होतं? 9 विचारला आहे, ओके 9 सेकंड का? आणि असं जर लईच कन्फ्युजन व्हायला लागलं की आपल्याला हा फॉर्म कन्वर्टच करता येत नाही, यासाठी बेस्ट प्रोसेस काय आहे की सपोज माझा आन्सर इथपर्यंत आला आहे हां, आणि मला समोर येत नाही त्याचे कन्वर्जन, तर डायरेक्ट आपण रूट 3ला पुट करणार 1.73 अपॉन हे किती येईल 2.73 इंटू किती आहे आर, याला सिम्प्लिफाय करायचं 17 अपॉन 27 आहे म्हणजे किती येईल ते 0.170 अपॉन 27। एवढा टेबल येत असतात कशाला? चला 18/27 घ्या त्याला, 18/27 तर येईल का? किती येईल मग 6/9 म्हणजे 2/3 म्हणजे 0.66 ॲप्रॉक्सिमेटली, हां 0.6 टाइम्स ऑफ आर पाहिजे, बरोबर। आता 1 बाय 1 एक ऑप्शनमध्ये 0.6 आर कोण असेल ते चेक करायचं। फर्स्ट ऑप्शनमध्ये किती आहे 1 प्लस रूट 3 म्हणजे किती येतं ते 1 अपॉन 2.73 येतं आहे, 1 अपॉन 2 पॉइंट, बट 1/2 का रेसिप्रोकल 0.5 है, उससे बड़ा नंबर आएगा तो 0.4 आएगा, म्हणजे नाही चालणार, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है।
सेकंड में देखेंगे तो क्या है 1/1+1/√3 म्हणजे असं आहे बघा 1+1/√3 म्हणजे 1/1.7 1.7 का रेसिप्रोकल 0.6 है का अप्रॉक्सिमेटली करत बसा नंतर तो 1/1.6 1.6 का रेसिप्रोकल अगेन अप्रॉक्सिमेटली 0.6 मतलब ये मॅच कर रहा है. कळालं ना. जास्त डोकं लावायचं नाही, असंच क्रॉस चेक करायचं एक्झाममध्ये जर हे सुचत नसेल तर. काय झालं आलं का. नेक्स्ट 8 9 8 proton is first placed at A then at B between the plates of parallel plate capacitor charged to a potential difference of V as shown. Force on proton at A is. आता A एंड B वर एक्ट होनारा फोर्स सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा. पहले तो दो प्लेट्स पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्पेस में प्रोड्यूस होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब E सेम एवरीवेयर. E भी सेम है, दोनों साइड में प्रोटॉन ही प्लेस किया है तो फोर्स भी क्या रहेगा सेम ही रहेगा. ठीक है इक्वल टू दॅट ऑफ बी. व्हेरी गुड. चला नेक्स्ट 9 मध्ये कन्फ्युजन झालं. बरं एक्सरे कधी निगेटिव्ह झाला. एक्सरे निगेटिव्ह कधी झाला, कधी गेले ते नाही असं नसतं. हे बघा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन होता है इसमें एक्स गैमा यूवी विजिबल आईआर देन साउंड माइक्रोवेव. ठीक है तो ये सारे कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. आणि पवनचं जे कन्फ्यूज करणारा होता का तो कोण होता सीआरटी. ऐकले कधी सीआरटी. अरे एन्स ते तो रोज संध्याकाळी ऐकतो रे बेटा त्याचा नाही विषय. सीआरटी कधीच नाही ऐकला. थॉम्सन थॉम्सनचा सीआरटीचा काही संबंध होता का नाही. कॅथोड रे ट्यूब मग त्याला कॅथोड रे ट्यूबच म्हणता का तुम्ही. व्हेरी गुड. मग याला काय म्हणता तुम्ही, याला काय म्हणता अँड्रॉइड रे. नाही याला असं काही म्हणत माहीत नाही काही सोड. नाही काही अडचण नाही. आपल्याला सीआरटी पाहिजे. सीआरटी कॅथोड रे ट्यूब काय होतं त्याच्यामध्ये. हां तर त्याचं कन्फ्युजन केलं ते कॅथोड रे. कॅथोड रे मतलब स्ट्रीम ऑफ निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स. त्याला वाटलं ते एक्सरेज आहेत त्याला म्हणजे तुलाच कळलं का. एक्सरे काय आहेत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स है तो वो चार्जलेस है. नेक्स्ट न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल गैमा रेज. अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट करेगी मतलब क्या चाहिए वहाँ पे चार्ज चाहिए. चार्ज किसके पास है फिर अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट. खूप अवघड है. नेक्स्ट 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बाकी सगळे आले. बघा हे प्रिपरेशन जर व्यवस्थित असेल त्याचं ॲडव्हान्टेज तुम्हाला MCQ सोडवताना पण कळतं. आणि हे फक्त कुठं भेटणार आहे फक्त 12th NCERTमध्ये. कळालं ना. दिवसेंदिवस सिलेबस जो काही आहे तो सोपाच होत जाणार आहे लक्षात घ्या. जे आपण NCERTच्या पार्ट फर्स्टमध्ये बघितलं होतं NLM वर पॉवर एनर्जी 1D 2D है ना. किती क्वेश्चन सोडवा किती वेळा सोडवा तरी कन्फ्युजनच होतं. पण सेम SHM वेव्समध्ये फ्लुइड्समध्ये सॉलिड्समध्ये देन थर्मलमध्ये कन्फ्युजन कमी झालं. आता इथून पुढं तर जेवढी थेरी तुम्ही लिहून देतो ती प्रिपेअर केली तेवढा ॲडव्हान्टेज तुम्हाला क्वेश्चन सोडवताना भेटणार आहे. चला नेक्स्ट 15 16 18 का हां 18 काय 18 मध्ये स्टेशनरी रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकुलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट. पार्टिकल ऑफ मास 0.9 ग्राम and having negative charge of 1 microcoulomb placed on the axis of the ring at distance 1 centimeter from its center and released, then time period of oscillation of particle will be. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आला बरोबर है. मग ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें शुरू कहाँ से करना होता है. F इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx फिर k इक्वल्स टू होता है m इंटू ओमेगा का स्क्वेयर फिर ओमेगा आता है रूट ऑफ k बाय m फिर t इक्वल्स टू बनता है
2 पाई रूट ऑफ m बाय के। SHM का पीरियोडिक टाइम, यही एक फॉर्मूला है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पेंडुलम की जितनी सारे एप्लीकेशन देख रहे हैं हम, हर बार फॉर्मूला एक ही है, 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन, बस जी का फॉर्म चेंज होता है, यहाँ पे कौन चेंज होगा, के चेंज होगा। ठीक है, तो के हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए कंडीशन गिवन है कि एक रिंग है, एक्सिस के ऊपर यहाँ पे पॉइंट पी पे हमने चार्ज रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। कितना फोर्स एक्ट होगा, ये एक्ट होगा Q इंटू ई, इतना Q इंटू ई, क्योंकि E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू था। अब रिंग के लिए यहाँ पे ये Q एज इट इज रहेगा। E कितनी होती है, के क्यू एक्स अपॉन रेस टू 3/2, कर लो। इसका मतलब ये चार्ज निगेटिव है, एक दोनों भी पॉजिटिव है, एक निगेटिव दिला है ना, हाँ तो अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स। हे सगळं कॉन्स्टंट घेतलं आपण, एक्सला सोडून, कळलं। तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी आ रही है, के क्यू नहीं, क्यू के नहीं, के क्यू, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर रेस टू 3/2। हे कळालं, याला स्टार मार्क करून घ्यावं। अब वैल्यू पुट करनी है, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, स्मॉल क्यू 1 का है, माइक्रो कूलम मतलब -6, दूसरा कैपिटल क्यू 10 माइक्रो कूलम मतलब 10 की पावर डिवाइडेड बाय आर कितना है 1 मीटर, एक्स कितना है 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है, म्हणजे असे येईल बघा, हे आर 1 मीटर है एंड एक्स 0.01 मीटर है। जब इसका हम स्क्वेअर करेंगे तो इसका स्क्वेअर बनेगा 0.0001 मीटर। मग 1 मीटरमध्ये हा ॲड केला काय सबट्रॅक्ट केला काय फरक पडतो का, म्हणजे इथं आपल्याला त्यांनी दिलं नहीं कि एक्स निगलेक्ट करना है, लेकिन कंडीशन ऐसी कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर एक्स को हमने निगलेक्ट कर दिया तो आर स्क्वेयर रेस टू 3/2 बचा, 2 कैंसिल, आर का क्यूब होगा, बट आर कितना है 1 है, यानी के की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 9 इंटू 10 रेस टू पावर -2। कळलं का, ये पुट करेंगे यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 पाई, 2 पाई कितना है 6.28, कुठून आलं हे, पाई म्हणजे मास दिया है क्या चार्ज का 0.9 ग्राम। अब ग्राम का -3, 0.9 है तो -4, तो 9 कैंसिल होके 10 रेस टू पावर -2 बाहर आएंगे तो 10 रेस टू पावर -1 म्हणजे 0.628 आहे का ऑप्शन मध्ये पण 0.68। कळलं का। नेक्स्ट 19 20 20 क्या है 20 में, चार्ज बॉल बी हैंग्स फ्रॉम सिल्क थ्रेड एस विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ लार्ज चार्ज कंडक्टर शीट पी ॲज शोन इन फिगर, सरफेस चार्ज डेन्सिटी ऑफ द शीट इज प्रोपोर्शनल टू। आता बघा हे सगळं आपण स्ट्रिंग रिलेटेड अगोदर डिस्कस केलं आहे, काय असतं स्ट्रिंगमध्ये टी कॉस थीटा एम जी, टी साइन थीटा क्यू इंटू ई मतलब एफ ई, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, उसको हम क्या लेते हैं, दो चार्जेस है तो के Q1 Q2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या लेना पड़ेगा QE, मतलब कंडीशन क्या बनेगी कि टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय एम जी, टी साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय Q इंटू ई, वेयर E इज द अब प्लेन शीट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये बन सकता है QE इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, करते का क्या ये टी साइन थीटा, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा इक्वल्स टू कौन है सिग्मा इंटू समथिंग, म्हणजे सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैन थीटा। ठीक है, ये हो गई कंसेप्ट एप्लीकेशन 3, कळलं का।
हां 21 डाऊट आहे का? GE अँड GM खूप अवघड क्वेश्चन येतो, तुम्ही सॉल्व करा. इलेक्ट्रॉनच्या चार्जचा रेशो विचारला आहे की अर्थवरचा चार्ज आणि मूनवरचा चार्ज यांचा रेशो किती असेल. चार्ज कधी व्हॅरी होतो का? मग काय येईल. चला आता सॉल्ड एक्झाम्पल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एकदा बघा. सुरू हो रे फ्रॉम 45. तर त्यामध्ये 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, उसके बाद 52, देन 53. ये 53 के एग्जाम्पल तक के एग्जाम्पल एक तो 100% आपण क्लासमध्ये सोडवला आहे किंवा त्या टाईपचं काहीतरी आपण घेतलेलं आहे. ठीक आहे ना, नवीन काही नाही याच्यामध्ये. 54 भी सिमिलर है, बस वहाँ पे वही P अपॉन 1 माइनस क्यू वाला रिलेशन यूज़ करना है. ठीक है ना, स्टार्टिंग टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन डिफरेंस. उसके बाद में 55, 56, 57, 58, 59, 60 अँड 60 तक जे काल तुम्ही ओरलमध्ये प्रिपेअर केलं तेच इथं कुठेतरी कंडिशन डिराइव करून दिली. ठीक आहे, म्हणजे क्लासमध्ये आपण ऑलरेडी काल ते डिराइव केलं. तो 60 तक के सॉल्ड एग्जाम्पल ऑलरेडी हो गए हमारे, फिर भी ऑफिशियली एक बार मतलब गो थ्रू, म्हणजे प्रत्येक वेळेस सॉल्व करून बघा की जे क्लासमध्ये झालं होते तिथं आपल्या येऊन आपलं आन्सर येतं की नाही. ठीक आहे, सगळ्यांनी सोडवणार, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. फक्त ज्यांनी कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन कंप्लीट केली होती त्यांनी सोडवायचं. ठीक आहे, बाकीच्यांनी फक्त वर्कशीट देतो तेवढेच सोडवा. कळालं ना. आता इथून पुढे 2 पार्टमध्ये स्टडी करू आपण. ज्यांना सांगतोय मी किंवा जे ग्रुपमध्ये राहतील आता ते फक्त आपण मॉड्यूल प्लस जे क्वेश्चन्स देईल ते, आणि जे नॉर्मली करतात ज्यांच्याकडे मॉड्यूलचे पण सेम स्पीडमध्ये होत नाही, वर्कशीट देईल मी लेवलच्या बेसिक ज्या कंपल्सरी आहेत तेवढंच करा. कळालं ना. नेक्स्ट 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 म्हणजे 60 पासून तर 75 पर्यंत हे 15 एक्झाम्पल्स आहेत. कळालं ना. आता हे काही नवीन नाही याच्यामध्ये, फक्त जे काही याच्यामध्ये ॲक्च्युअल व्हॅल्यू दिल्या आहेत आणि ते अप्लाय करून तुम्हाला सोडवायचे आहेत. ठीक आहे, म्हणजे 15 एक्झाम्पलसाठी आपल्याला वर्क करायचं. तर हे होईल का आज कंप्लीट. कुलम्स लॉचे 25 to 30. ज्यांनी काल नाही केले 5 ते सोडून द्या, आता राहू द्या. कळालं ना, गंगेल मिळालं त्यात. आता टाईम नाही आपल्याला परत ते करायला. आता तुम्ही जे रेग्युलर प्रॅक्टिसमध्ये सांगितलेल्या गोष्टी नाही करत आहे, पेंडिंगवर परत करूच नका, त्याला सोडून द्या, लेट इट गो. जे आज दिला आहे टास्क तो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. तर 5 फॉर कुलम्स लॉ, देन 60 to 75 हे सॉल्व करायचे 2 टाइम 3 टाइम, जोपर्यंत आपल्याला क्लिअर होत नाही तोपर्यंत. 60 पर्यंत काय एकदा फक्त चेक करायचं की झाला आहे की नाही आपला म्हणून. कळालं ना. ऐसे 75 तक आज कंप्लीट होने चाहिए. कंसेप्ट एप्लीकेशन थ्रू 3 तो हो गई. उसके बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 के बाद में 76 से लेके 92 तक. आता याच्यामध्ये जे आहेत फक्त 4 एक्झाम्पल नवीन आहेत. 76 to 92 किती एक्झाम्पल नवीन आहेत, फक्त 4 एक्झाम्पल नवीन आहेत. त्यामुळे हे पण आजच आपल्याला कंप्लीट करायचं. ठीक आहे, टिल सॉल्ड एक्झाम्पल 92 हे वर्क आज कंप्लीट झालंच पाहिजे. कारण काल बघा थिअरी आपण प्रिपेअर केली आहे, आजचा कंटेंट जो होईल तो प्रिपेअर करायला आपल्याला काय 15-20 मिनिट अर्धा तास लागेल. बरोबर आहे. मग रिमेनिंग जो टाइम आहे त्यामध्ये आपण काय करणार, पहिल्यांदा फर्स्ट टास्क कुलम्स लॉ के 5 एक्झाम्पल्स, कौन से 25 to 30, इलेक्ट्रिक फील्ड के 60 to 75 आणि हे पण 76 to 80 to 92 काहीतरी आहे. यामध्ये मी सांगितले फक्त 4 नवीन आहेत, बाकी सगळे झालेत आपल्या क्लासमध्ये. ठीक आहे ना. कसं ते सोडवताना तुमच्या लक्षात येईल झाले की नाही झाले. उसके बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 4, ये भी कल बोला था क्लियर करने के लिए. चलो शुरू करो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 आलं नाही का, डाऊट नाही आहे. बरं 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुठंच डाऊट नाही आहे. 9 नाही, पहिले 9 सांगू ना. 2 electric dipoles of moment P and 64P are placed in opposite direction on a line at a distance 25 cm. Electric field will be 0 at a point between the dipoles whose distance from the dipole moment. इथं काय करायचं प्रियंका, फक्त डायपोलचा आपण जनरली चार्ज घेत होतो ना Q, इथं डायपोलसाठी आपल्याला डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मिळते. E1 E2 डायरेक्ट पुट करायचं. आता कुठं विचारला आहे, 2 इंचच्या लाईनवर, म्हणजे तो पॉईंट ॲक्सिसवर आहे की डायपोलवर आहे, ॲक्सिसवर आहे. ॲक्सिससाठी फॉर्म्युला काय असतो, म्हणजे कंडिशन काय असेल त्याच्यामध्ये, ये इधर का डायपोल है P1, इधर का डायपोल है P2, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी, उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए. कोणापासून विचारलाय डिस्टन्स, फ्रॉम
P एंड 64 P है, ओके ये P है और ये 64 P है, डाइपोल मूवमेंट इसकी। तो ये डिस्टेंस बनेगा x, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 25 माइनस x। तो यहाँ पे नेट इंटेंसिटी 0 बनेगी, मतलब इस पॉइंट पे x इतने डिस्टेंस पे इंटेंसिटी होती कितनी है, ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन एक्स क्यूब। आठवत आहे कुठून आलं, डायपोल आहे, ॲक्सिस क्यूब पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 2 k p अपॉन आर क्यूब, फक्त r ला आपण x म्हणतोय, इक्वल्स टू सेम फॉर्म्युला होगा 2k, बस p विल बी रिप्लेस्ड बाय 64p, असं का, कारण दिलंय क्वेश्चन मध्ये, डिवाइडेड बाय क्या होगा 25 माइनस x का क्यूब। तो यहाँ पे kp क्या बचा फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे कोण आहे, म्हणजे क्वेश्चनमध्ये डेटाच असा असतो बघा की सिम्प्लिफाय करायला आपल्याला टाइम द्यावा लागत नाही, त्यामुळे एक्झाममध्ये कॅल्क्युलेशनचा प्रॉब्लेम कधीच नाही येणार। एक्झाममध्ये क्वेश्चन सॉल्व करत असताना कॅल्क्युलेशनमुळे आलं नाही असं कधीच नाही होणार, ॲटलिस्ट फॉर नीट जेईसाठी होऊ शकतो। फक्त आपल्याला काय करायचं, जे काल वर्क केलं आपल्याला ते आपल्याला अजून इम्प्रूव्ह करून ते रेगुलर रिवाइज करून ते कंप्लीट करायचं, कळालं ना। तर बेसिकली यहाँ पे 64 इसलिए दिए क्योंकि हमें आगे की स्टेप में क्यूब रूट लेना है, इसलिए परफेक्ट क्यूब दिया है। तो 64 का क्यूब रूट, तो क्या बचा फिर 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 4 अपॉन 25 माइनस एक्स, तो 25 इक्वल्स टू 5x, म्हणजे x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो p से 5 पे नेट इंटेंसिटी विल बिकम 0, ठीक है। 9 देन 10 11 नहीं 12 का, हां 12 नाही, ही खूप चुकीची गोष्ट आहे बेटा, क्वेश्चन कळायला पाहिजे, आला तर चालेल पण कळायला पाहिजे, 10वीपर्यंत शाळा वेस्ट केली आपली। चला नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज E। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट्स एक्सियल लाइन इज E, मतलब ये डाइपोल है, एक्सियल लाइन मतलब या पॉइंटला E है। इफ डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अब डाइपोल रोटेट करके ऐसा रख दिया तो सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्योंकि पहले एक्सिस था अब इक्वेटर बन गया, E/2। क्लियर आहे फिर, हे कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 4 पर्यंतचा सगळा टास्क आपला कंप्लीट झाला आहे, जे पेंडिंग सॉल्ड एग्जाम्पल्स आहे ते बाय टुडे सगळे कंप्लीट करणार आहे, ठीक है। इसके बाद में हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हे झालंच नाही ना, हे आता क्लिअर आहे फिर। त्यानंतर वर्कशीट ज्या दिल्या आहेत त्या आपण त्या फक्त बेस्ड ऑन कुलम्स लॉ दिल्या, बरोबर। आता त्या कुलम्स लॉवर आपण नियर अबाउट 4 वर्कशीट दिलेत आतापर्यंत, सगळ्यांनी नसेल घेतल्या बट काही लोकांच्या 3 कंप्लीट झाल्या आणि 4th त्यांनी कलेक्ट केली आहे, कळालं ना। तर 3rd आणि 4th जी काही ती सगळ्यांना कंपल्सरी नव्हती, परत तेच जे रेग्युलर प्रिपेअर करतात ज्यांच्याकडून होतं आणि ज्यांना टाईम आहे त्यांच्यासाठीच आपण ते प्रोव्हाइड करतो, कळालं ना। कारण इथून पुढं तुम्हाला पण आणि आम्हाला पण डिसिजन घ्यावं लागेल, कारण काही लोकांना MBBS करायचे, काही लोकांना फक्त बरे मार्क्स पडले पाहिजे, आपण रिपीट करतोय म्हणजे जास्त नाही गेली पाहिजे है ना, त्यामुळे त्यांना प्रिपेअर करायचं, तर आपण तेवढंच त्यांना, कारण काय होतं ना काही लोकांना असं वाटतं की सर फिजिक्स करायला लागलं की बायो केमिस्ट्री दोन्ही पण मार्क्स कमी होतात, मग त्यांना आपण एवढं सगळं वर्क होत नाही त्यांच्याकडून, त्यामुळे आपण देणार पण इथून पुढं, कळालं, ठीक आहे। म्हणजे हा भेदभाव आहे सरळ सरळ, अन्याय आहे तुमच्यावर, ठीक आहे। या अन्यायाला काही वाचा वगैरे फोडू नका, तो सहन करा निमूटपणे, कारण त्याला ऑप्शन नाही आहे, कारण तुमच्या हातून वेळ चाललेली नाही म्हणणार आपण, आता नियर अबाउट गेलेली आहे ना, काय हत्ती गेला आणि शेपूट राहिली आहे, कळालं ना। तर शेपटीला ओढून हत्ती परत ओढण्याची जी काही ॲबिलिटी आहे ती ऑलमोस्ट तुमच्यामध्ये नाहीच आहे, हे तुम्ही प्रूव्ह केलं आहे, बरोबर आहे ना। त्यामुळे ते एक्सपेक्ट करण्यात पण काही मिनिंग नाही, त्यामुळे जेवढं होतं ॲटलिस्ट थेरॉटिकल कन्सेप्ट आणि फॉर्म्युले ते व्यवस्थित प्रिपेअर करा, क्वेश्चनची प्रॅक्टिस जेवढी होईल तेवढी करा, नॉट कंपल्सरी, ठीक आहे। चलो नेक्स्ट, हां कुलम्स लॉच्या बेसवर वर्कशीट झाल्या, त्यानंतर इलेक्ट्रिक फील्ड वर वर्कशीट यासाठी नाही दिल्या कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जे आहेत ते सगळे सिमिलर कंसेप्ट आहेत, 95% पूरा पार्ट सिमिलर है, तो आने वाले क्वेश्चन भी क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं, एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट एप्लीकेशन 3-4 में एक क्वेश्चन कुछ तो पोटेंशियल रिलेटेड था वहाँ पे भी, ठीक है ना, हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट का, ठीक है। तो मतलब ये इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वर्कशीट अभी नहीं दी है। तो पहले ये मॉड्यूल का वर्क एक बार कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आज जो पॉइंट हम पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पढ़ना है, ये कंप्लीट होने के बाद हम फ्लक्स की एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट पोटेंशियल
एंड पोटेंशियल होने के बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी अँड पोटेंशियल इनकी कंबाईन वर्कशीट आय विल प्रोव्हाइड यू. कळालं. बट हे करत असताना लक्षात घ्या, इलेक्ट्रोडायनॅमिक सेक्शन सुरू आहे फ्रॉम फर्स्ट डे. जे प्रिपरेशन तुम्ही करताय हे आपल्याला टिल एक्झाम विसरायचं नाही, कारण नंतर इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स तुम्ही हातात पण घेऊ शकत नाही. कळालं ना. हे जर आता विसरले तुम्ही आणि तुम्ही ठरवणार की नंतर आपण बॅकलॉग कंप्लीट करू किंवा नंतर आपण रिवाईज करू किंवा नंतर आपलं प्रिपेअर होऊन जाईल, हे टॉपिक नाही होणार बेटा. मी अगोदरच क्लिअर करतो. इलेक्ट्रोडायनॅमिक्सचे जेवढे टॉपिक्स आहेत हे टॉपिक सुरू असताना जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली आणि ते रेग्युलर रिवाईज करत असले तर लक्षात घ्या हे एवढे टॉपिकच आहेत की ज्यांचा कन्फर्मेशन नसतं एक्झाममध्ये यांचे मार्क्स मिळतीलच म्हणून. म्हणजे जे फिजिक्स करतात त्यांचा जो सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम असतो तो इथं असतो इलेक्ट्रोडायनॅमिक्समध्ये. कळालं ना. ऑप्टिक्सला द्या सोडून 2-4 क्वेश्चन काही फरक नाही पडत, पण इथं किती क्वेश्चन येतात? 12 to 13 मिनिमम. 12 to 13 मिनिमम. कळतं आहे ना. त्यामुळे याच्यासोबत अजिबात रिस्क नको. त्यामुळे फर्स्ट डेपासून प्रिपेअर पण करतो आहे आपण आणि ते रेग्युलर रोज आपल्याला रिवाईज पण करायचं आहे. यानंतर एव्हरीडे आपले ओरल्स असणार आहे. कळालं ना. फक्त त्या ओरलचा जो काही पॅटर्न आहे तो परत सगळ्यांना कंपल्सरी नसेल. जे ग्रुपमध्ये ॲड केलेत ते आज रिमूव्ह होतील ज्यांनी काल ओरल नाही दिली ते, आणि इथून पुढं रेग्युलर फक्त ओरल आणि जो पॅटर्न आहे रेग्युलरचा तो त्यांच्यासाठी मेंटेन असेल. कारण हा सेक्शन झाला इलेक्ट्रोडायनॅमिक्स एका साईडला आणि बाकी जे फिजिक्स आहे ते आपण एका महिन्यात 4 वेळा कंप्लीट करून घेऊ शकतो. लक्षात घ्या. त्याला काही लिमिटेशन नाही. पण इथं काय आहे ना की इथं ज्या कन्सेप्टमध्ये घुसायला वेळ लागतो इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये, मग कुलम्स लॉ, एकदा कुलम्स लॉवर एवढी सगळी प्रॅक्टिस केली की मग नंतर पुढे वेळ लागत नाही. बट हे नंतर रिवाईज करताना काय होतं, कुलम्स लॉ इम्पॉर्टंट नाही ना एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, कधीतरी क्वेश्चन येतो नाहीतर येत पण नाही, आपण त्याला बघतच नाही. मग कुलम्स लॉ जर प्रॉपर नाही केला तर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मॅग्नेटिक, परत करंट इलेक्ट्रिसिटी, ही सगळीकडे ते कन्फ्युजन तसंच राहतं. त्यामुळे याच्यासोबत अजिबात रिस्क घेऊ नका. बायोमध्ये तुमचं हे असताना काय ते कोणते टॉपिक असतात? जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जेनेटिक्स कळालं ना. तरी आपलं फिजिक्सचं जेनेटिक्स आहे. कळालं. हे आलं सगळं व्यवस्थित झालं. कारण याच्यानंतर काय राहतं, ॲटम, मॉलिक्युल्स, न्यूक्लियाय, रेडिओ ॲक्टिव्हिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेमी कंडक्टर. कळलं ना. 1 आठवडा मोर दॅन सफिशियंट आहे. 2 आठवडे कन्सिडर करा. आणि ते प्रिपेअर तुम्ही एक्झामच्या अगोदर जरी ठरवलं स्वतः 8 तास देतो आणि प्रिपेअर करतो तरी पण प्रिपेअर होतात. ती काही प्रिपेअर करणं मोठी गोष्ट नाही. पण बॅड लक असं आहे की मागच्या वर्षीच्या अगोदरपर्यंत खूप जास्त क्वेश्चन येत होते त्याच्यावर, जवळपास 3 क्वेश्चन येत होते. बट मागच्या वर्षीपासून काही कॅल्क्युलेशन राहील नाही, त्यामुळे तो पार्ट आपण कन्सिडरच नाही करायचं. कळालं ना. बट ते प्रिपेअर करायला आपल्याला वेळ नाही लागणार. लक्षात घ्या. म्हणजे या सेक्शनला तुम्ही जर एफर्ट्स घेतले तर यानंतर फक्त तुमच्या समोर इम्पॉर्टंट टास्क राहील तो ऑप्टिक्सचा. कळालं ना. आणि ऑप्टिक्स एकदम हे सगळे टॉपिक झाले याच्यापेक्षा जास्त स्मूथ होणार आहे. कळालं ना. कारण ऑप्टिक्स कसा आहे तुमच्या बायोलॉजीसारखं आहे. कळालं ना. तुझं डायरेक्ट फॉर्म्युले, रिलेशन अँड स्टँडर्ड जे काही कन्सेप्टचे ॲप्लिकेशन आहे तेच आपल्याला लर्न करायचे, रट्टा मारायचा. कळालं ना. जास्त डोकं लावण्याची तिकडे गरज नाही, कारण तिथं ॲप्लिकेशनमध्ये व्हेरिएशन्स नाही आहे. त्यामुळे इथं जर तुम्ही व्यवस्थित प्रॉपर एफर्ट्स घेतले तर लक्षात घ्या खूप काही सोपं होणार आहे. पण PUN पण इथं जर कन्फ्युजन सुरू झालं लक्षात घ्या तर इथून पुढं काय म्हणतो ना आपण, त्या परतीच्या दोरा कापलेल्या आहेत तुमच्या. कळालं ना. इथून पुढं जे ठरवतील की नाही आता गॅप घेतला होता, ब्रेक घेतला होता बायोसाठी, 4 दिवस बायो करतो, केमिस्ट्री करतो आणि मग परत फिजिक्स करतो, हे येड्या गाबाळ्यांचं कामच नाही. लक्षात घ्या. त्यामुळं काल जे तुम्ही ज्या इंटेन्सिटीने करत होते तेवढंच जर रोज मेंटेन ठेवलं तर कुठं तुम्हाला त्याचे रिझल्ट दिसायला लागतील हळूहळू. कळालं. हे कशासाठी, फक्त थेरॉटिकल प्रिपरेशनसाठी सांगतोय मी. मग क्वेश्चन सोडवण्याच्या गोष्टी त्यानंतर येतात. काही बाददार असतात थेरीज प्रिपेअर नाही, फॉर्म्युले माहीत नाही आणि डायरेक्ट वर्कशीट सोडवतात. कसे सोडवतात त्यांचे त्यांना माहीत. बरोबर आहे शुभम. करतात काही लोक असे. टॉपिक कुठला सुरू आहे हे माहीत नाही. सर 2 वर्कशीट कंप्लीट झाल्या, मला मेसेज येतो. त्याला काय रिप्लाय करणार ना मी, मला व्हेरी गुडच म्हणावं लागतं. ठीक है. तर तशी काही म्हणजे ॲडजस्टमेंट करू नका. सुजल झोपला बेटा नहीं ना. इकडे समोर समोर चेयर है. चलो तो आज हम डिस्कशन शुरू करने वाले अबाउट नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. अब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स म्हणजे काय ये समझने के लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा. टॉपिक के स्टार्ट में जो हमने कंसेप्ट देखी थी पहले, चार्ज. क्या था चार्ज मतलब, व्हाट वाज चार्ज. तिकडे दिसतंय बोर्ड, दिसतोय तू मला, तू दिसत नाही, तुला बरं बोर्ड दिसतो. बरं ठीक. चार्ज मतलब क्या था, टेंडेंसी है. मतलब जिस बॉडी के पास चार्ज होगा
वो क्या करता है, क्या करती है वो बॉडी, सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, बरोबर। जिस बॉडी को चार्ज मिला, चार्ज कैसे मिलेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को ऐड किया मतलब नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से बॉडी को चार्ज मिला, बॉडी विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली जो टेंडेंसी है हम उसको चार्ज बोलते हैं। प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए चार्ज, प्रोटॉन म्हणजे चार्ज नाही, इलेक्ट्रॉन म्हणजे चार्ज नाही आहे, प्रोटॉनवर चार्ज आहे, कळालं ना, इलेक्ट्रॉनवर चार्ज आहे, डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये, ठीक आहे। जर इलेक्ट्रॉन म्हणजे चार्ज असला असता तर त्याकडं मास कुठून आलं, कळा ना, चार्जकडं मास असतं कधी, चार्ज सेपरेट टेंडेंसी है, मास सेपरेट टेंडेंसी है, मतलब ये नेचर में बिहेव कैसे करेगा वो रूल है। चार्ज मतलब आपले मिसकन्सेप्ट काय होतात, इलेक्ट्रॉन म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज, प्रोटॉन म्हणजे उसके ऊपर होता है, बट बोलताना आपण कंप्लीट स्टेटमेंट बोलत नाही, बट इलेक्ट्रॉन म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज नाही आहे, इलेक्ट्रॉन वर निगेटिव्ह चार्ज आहे, कळालं ना, कारण इलेक्ट्रॉनकडे त्यासोबत मास पण आहे, मतलब इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल which possesses two types of fundamental properties. First one, mass, which will produce gravitational field around it. Second one, charge, which will produce electric field around it. And again ये दो टेंडेंसी जो है इनका नेचर में जो बिहेवियर है वो दो टाइप का होता है। जैसे कि जब मास का रेस्ट की बात आती है तो ये प्रोड्यूस करता है ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन जब ये मास मोशन से रिलेट होता है तो यही मास प्रोवाइड करता है इनर्शिया। तो इनर्शिया एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इनको रिलेट करने वाली टेंडेंसी है मास। उसी तरह से ये चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, एंड वेन एवर इट परफॉर्म्स मोशन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। आणि या चार्ज फील्ड आणि त्यांचं इंटरॅक्शन याच्यावरच आपलं सगळं चालतं, कळालं ना, सगळं म्हणजे जे तुमच्या बायोलॉजीमध्ये बघता तुम्ही, इवन ते पण, बाकी सगळं तर सोडून द्या, प्रत्येक जे काही आता ते बायोफिजिक्समध्ये एवढ्या लवकर नाही आहे तुम्हाला, कळालं ना, की बॉडीमधली जी काही प्रत्येक प्रोसेस होते, कुठली, जर कॉमन एक्झाम्पल आहे आपण ब्रिदिंग करतो हे नाही, ऑक्सिजन घेतो, हार्ट काय करतं पंपिंगमध्ये ते ब्लडमध्ये मिक्स करतो ऑक्सिजन, ब्लडला पाठवून देतो सप्लाय, बरोबर, कुठं युद्ध चालू काय झालं काय नाही, मग ऑक्सिजन गेल्यानंतर काय होतं, सेलला ऑक्सिजन मिळाला की ऑक्सिडेशन होतं है ना, एनर्जी जनरेट होते, तिथं CO2 रिलीज होतो, परत ब्लड त्याला कलेक्ट करतो, हार्टला देतो। तर ॲक्च्युअलमध्ये एनर्जी रिलीज होण्याच्या ज्या प्रोसेस आहेत, कळालं ना, ऑक्सिजन एक्स्ट्रॅक्शन असेल किंवा CO2चं काय असेल अजून है ना, तर त्या सगळ्या प्रोसेसेसमध्ये कुठं ना कुठं इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इनका रिलेशन आता है, ठीक है ना। हे आता नाही आहे तुम्हाला, MBBSला पण नाही आहे, बट बायोफिजिक्स मी सांगितलं आहे ना, नवीन नवीन ब्रांच यायला लागल्या, त्याच्यापैकी एक सगळ्यात इमर्जिंग ब्रँच आहे बायोफिजिक्स, ज्याच्यामध्ये बायोमध्ये काय फिजिक्स अप्लाय होतं, कसं अप्लाय होतं, हे सगळ्या गोष्टी तिथं ठेवल्या आहेत, ठीक आहे। जसं की नॉर्मल एक्झाम्पल आहे, तो साप असतो है ना, स्नेक पकडला आणि त्याला जर उलटं पकडलं आपण, आणि तो जर त्याची बॉडी जर स्ट्रेट झाली की त्यानंतर त्याची डेथ होते, जोपर्यंत तो स्ट्रेट होत नाही त्याच्या बॉडीला, असं स्ट्रेट राहू देत नाही तो, लक्षात घ्या, इकडे वळतो तिकडे वळतो, तो स्ट्रेट झाला म्हणजे त्याची डेथ झाली तिथं। का डेथ झाली, स्प्रिंग, कुठून स्प्रिंग आली, काय असतं, स्प्रिंग असते का, हिशोब, इसो फॅक्टर, तुला पण माहिती आहे का, कसं काय, 10वीत होतं। चलो, चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, बस बस, अरे बायो म्हटलं की सुरूच होते है ना, फिजिक्सच्या कॉन्सेप्टमध्ये नहीं ज्ञान देते उसको, ठीक है। तो चार्ज प्लेस किया सेंटर में तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कळालं का, कुठं पण येऊ द्या, चार्ज आ गया मतलब उसके साथ कौन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कसं आपण फर्स्ट लेक्चरमध्ये विजुअलाइज केलं होतं। अब उसके बाद में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यही स्पेस है जिसमें क्या होता है, क्या होता है, दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। बट ये इंटरॅक्शन जब भी होता है ना, चार्जचं नाही पण मॅग्नेटचं तुम्ही बघितलं असेल, मॅग्नेट को जब रिपेल करता है तो असं होतं का, एकमेकांना टच करतात, तुझा पलीकडे आता मग तो रिपेल करतो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अट्रैक्ट होते टाइम भी रिपेल, अट्रैक्ट होते टाइम भी रिपेल, अट्रैक्ट होते टाइम भी क्या होता है, जब तक कांटेक्ट में नहीं है तब तक वो अट्रैक्ट करता है, का कांटेक्ट झाल्यानंतर कट करून नाही, मला थांबायचंच नाही, निघून जातो, ऐसे होता है क्या, मतलब इनका जो इंटरेक्शन हो रहा है मैग्नेट का, उसी तरह का इंटरेक्शन चार्जेस का होता है, मतलब ये एक दूसरे को टच किए बिना एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, एंड इस प्रोसेस में जो फोर्स इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं एज ए फील्ड फोर्स,
फॉर एक्झाम्पल ही नोट्स आपल्याला इथून उचलून तिकडे ठेवायची असेल तर काय करावं लागेल, प्रॅक्टिकली उचलून तिथपर्यंत पकडून घेऊन जावं लागेल आणि मग ठेवावं लागेल. मतलब फोर्स अप्लाय करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा. बट तिकून इकडे ढकलली तर त्या लेवलपासून ग्राउंडवर घेऊन जायला वर्क डन करावं लागेल का, फोर्स अप्लाई करावं लागेल का. क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है. मतलब पहले जो था वो कॉन्टैक्ट फोर्स, बाद में जो एक्ट हुआ वो फील्ड फोर्स. आठवते का टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो यहाँ पे फील्ड फोर्स होता है. फील्ड फोर्स दो टाइप के, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक अलग, मैग्नेटिक अलग. ठीक है, तो ये फील्ड फोर्स एक्ट कैसे होते हैं, जैसे कि ये चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है, ये थोड़ा बड़ा चार्ज है, ये क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज है, छोटा सा चार्ज है. तो जब तक ये चार्जेस इस फील्ड में एंटर नहीं कर रहे, उनको भी और इसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन जैसे ये चार्ज फील्ड में एंटर करने का ट्राई करेगा, ये एंटर कर रहा है, ये समझने के बाद ये चार्ज क्या करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए पहले वेरीफाई करेगा कि आने वाला चार्ज पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है. अगर पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करके फील्ड के बाहर फेंक देगा, एंड अगर वो निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा. समझ में आ रहा है. लेकिन ये इंटरेक्शन होते टाइम ये अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करता है. तो इस इंटरेक्शन के लिए एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. कौन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. और ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की आइडिया सबसे पहले किसने एक्सप्लेन की थी, स्पष्ट बोलत जा रे बेटा, पोरांचं कन्फ्युजन होतं इथं. फॅरेडे म्हटला ना, तुम्ही काय ऐकलं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब क्या था, ये सबसे पहले आइडिया इंट्रोड्यूस किया था बाय सर, कौन थे सर, माइकल फैराडे. ठीक है, और माइकल फैराडे ने बोला था कि बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टन्स नहीं है. जैसा हात फिरवला 2-4 लागले हाताला असं नाही होणार, कळालं ना. इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दे आर इमेजिनरी लाइन्स. क्या बोला था इन्होंने, दे आर इमेजिनरी लाइन्स, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. फिर भी इनका इंटरेक्शन समझने के लिए हम इनका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ये कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है एक्चुअल में, उसको समझने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है कि स्पेस में कोई भी दो चार्ज प्लेस करने, जैसे ये प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, तो दोनों भी चार्जेस से मतलब दोनों भी अपने सराउंडिंग में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं ये प्लस क्यू नॉट के ऊपर ऐसे छोटा सा प्लस क्यू नॉट वाला टेस्ट चार्ज अगर ऐसे छोड़ दूंगा, ड्रॉप करूंगा, तो क्या होगा, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू नॉट को रिपेल करेगा. एट द सेम टाइम ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. और इस इंटरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज था ये पर्टिकुलर कर्व पाथ फॉलो करेगा. एंड इसी पाथ को हम बोलते हैं एज ए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ऐसी लाइन जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स एक्ट हुआ था, दैट विल बिकम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. कळतंय का, हे बघा चार्ज होगा, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, दूसरा कोई भी चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. लेकिन ये इंटरेक्शन होते टाइम जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था वो रेस्ट में ही होता है. फिर दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है. कौन है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है. एंड ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, इस तरह से कि व्हेनेवर a test charge is placed in an external electric field, it follows a curvilinear path, and that curvilinear path is nothing but electric lines of force. Clear hai, write down electric lines of force, path followed by unit positive charge, path followed by unit positive charge, path followed by unit positive charge in an external electric field. Path followed by unit positive charge in an external electric field. Path followed by unit positive charge in an external electric field. हो गया. और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर द कर्व, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर द कर्व to
to which tangent drawn at any point, to which tangent drawn at any point gives the direction of non-uniform electric field at a given point. Non-uniform electric field at a given point. Non-uniform electric field at a given point. क्लियर है दोनों भी डेफिनेशन? ठीक है, अब बाकी चीज़ें फिर से मैंने जो बोल दी है वो लिखना नहीं है. ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस बाय आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाय सर माइकल फैराडे. दे आर इमेजिनरी वन, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. सबसे पहले नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स starts from positive charge. Electric lines of force starts from positive charge and ends on negative charge. Electric lines of force starts from positive charge and ends on negative charge. मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है हमेशा से पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से स्टार्ट होती है एंड नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या होती है, एंड होती है. लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो अगर आइसोलेटेड चार्ज है प्लस क्यू तो इसकी लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह से रहेगी अवे. आइसोलेटेड चार्ज है नेगेटिव तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टूवर्ड्स आएगी. लेकिन अगर स्पेस में हमने एक प्लस क्यू एंड दूसरा माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया तो ये सारी लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करेगी, इस तरह से स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज पे, एंड होगी नेगेटिव चार्ज पे. स्टार्ट होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एंड होगी एट नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इस तरह से सारे डायरेक्शन में ये लाइन्स ऑफ फोर्स. ये कब, अगर दो चार्जेस की पेयर हमने स्पेस में प्लेस की है. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट्स एंड एंड्स ऑन, या फिर इसको हम ऐसे बोलते हैं लीव्स और एंड्स द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली. स्टार्ट्स और एंड्स surface of conductor, starts or ends at the surface of conductor normally. नॉर्मली म्हणजे एकदम हळू येतात, असं काही डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस करत नाही. परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर. लिखो ब्रैकेट में, थीटा इज 90 डिग्री लगे हो. ठीक है ना. स्टार्ट्स और एंड्स द सरफेस ऑफ कंडक्टर नॉर्मली मतलब थीटा इज 90 डिग्री, मतलब मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री का. एक तो स्टार्ट होती है नहीं तो एंड होती है. लाइन्स ऑफ फोर्स कड़ा लो. इसलिए जब भी फ्लक्स है वो गिवन कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, आगे देखेंगे हम. उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर. Electric lines of force neither intersect nor meet each other. Electric lines of force neither intersect nor meet each other. मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी और टच भी नहीं करेगी. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर. Electric lines of force can pass through insulator but do not pass through conductor. Electric lines of force can pass through insulator but do not pass through conductor. लिहिलं का नाही? अरे लिहा ना मग, का बरं नाही? उलटं झालं का? ठीक आहे, लिहा मग. काय लिहिणार मग? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॅन पास थ्रू कंडक्टर.
बट डू नॉट पास थ्रू इन्सुलेटर. दोन्हीमधून पास होतात का? बरं ठीक आहे, दोन्हीमधून पास करा. कुठलं करेक्ट आहे? फर्स्ट वन, सेकंड वन. इंसुलेटर में से पास होती है और कंडक्टर में से नहीं होती है, ये करेक्ट है ना? लिया मग. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॅन पास थ्रू इन्सुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर. राईट डाऊन. झाली लिहून. नेक्स्ट. कट करायचं का? किती लोकांना वाटतं करेक्ट आहे? दोनच. किती लोकांना वाटतं इनकरेक्ट आहे, उलटं पाहिजे होतं? बाकीच्यांना चालू द्यायचं आहे की नाही? आम्हाला काही ऑपोजिशन्स नाही आहे. हां दिशा, काय उलटं पाहिजे होतं आहे ना? काय पाहिजे ॲक्च्युअलमध्ये? इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स कॅन पास थ्रू कंडक्टर बट डू नॉट पास थ्रू इन्सुलेटर. करा कट मग. कट करा आणि लिहा. नेक्स्ट. क्या है रूपेश? देखा ही नहीं बोलना कभी. हे कट करा आणि लिहा. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॅन पास थ्रू कंडक्टर बट डू नॉट पास थ्रू इन्सुलेटर. आता खरं खरं सांगतो, कळालं ना? ही जे लिहिलं आहे तुम्ही फर्स्ट स्टेटमेंट, दॅट इज करेक्ट वन. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर में से पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर में से पास नहीं होती है. कौन पास होता है फिर? इंसुलेटर में से पास होती है और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से होता है. ठीक है. क्यों ऐसे? काय? मग इन्सुलेटरवर नसतो का? नाही का? इन्सुलेटरमधले ॲटम कुठे गेले मग? तेवढे इंटरेस्टेड नसता का? हे बघा काय लिहिलं तुम्ही की इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॅन पास थ्रू इन्सुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर. ऐसे क्यों? काय कॅन्सल होतं? काहीतरी कॅन्सल होतं असं आन्सर असतं का? काहीतरी गोळ्या घेऊन टाकतो असं सांगणार का पेशंटला? हां संस्कृती, काय रीज़न काय है? नहीं. देखो बेसिकली क्या होता है, कंडक्टर जो होते हैं वो कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि वो कंडक्टर होते हैं. वेरी गुड. उनके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. देन इंसुलेटर जो होते हैं वो इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते या फिर एकदम नेग्लिजिबल होते हैं, नहीं के बराबर. ठीक है. नो फ्री इलेक्ट्रॉन. मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंडक्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने देखा था, एट द सेंटर जो कोर है उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एटम के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते. कळालं ना? किती पण इलेक्ट्रॉन असतील तरी पण ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के प्रोसेस में एप्लीकेबल नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर प्लास्टिक का है और इसको मैं स्विच बोर्ड में एंटर करके स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा? का बरं? कुछ भी नहीं होगा. पोटेंशियल डिफरेंस तो अप्लाई किया, लेकिन इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है, लेकिन बीच में फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना. घराच्या वर 2000 लिटरची टँक भरलेली आहे, घरात नळ पण चालू केला पण पाणीच येत नाही. का बरं? नळ कनेक्शनच जोड़लेलं नहीं है ना टैंक पासून टैप पर्यंत. तशी सिचुएशन है. यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस को लेके जाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा. कड़ा लो. लेकिन ये अगर मेटल का होगा तो स्विच बोर्ड में इंसर्ट करके स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा. बरोबर. करंट फ्लो होगा मतलब कौन फ्लो होगा? व्हाट इज माय करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज मतलब कौन? क्यू. क्यू मतलब कौन? एनी. एनी में एन मतलब एक्चुअल में कौन फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन. वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन. तीसरी टाइप ऑफ मटेरियल भी होती है, दैट इज सेमीकंडक्टर. और ये सेमीकंडक्टर में क्या होता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन के जो नंबर है जास्त पण नहीं कमी पण नहीं, आए ते पण काही कामाचे नहीं, मतलब मॉडरेट होते हैं. इसलिए सेमीकंडक्टर एट 0 टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर. फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसमें डोपिंग करनी पड़ती है. डैपिंग नहीं, डोपिंग करनी पड़ती है. डोपिंग. डोपिंग में क्या करते हैं हम? इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं ना. कौन सी इम्प्यूरिटी? पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट. ठीक है. तो ये इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद वहाँ पे चार्जेस जो फ्री हो रहे हैं उनके नंबर चेंज होते हैं, फिर इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है. तो इसको पढ़ने के लिए हम स्पेशल टॉपिक ही पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर.
लेकिन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर इनमें बेसिक डिफरेंस जो प्रोड्यूस होता है वो होता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो गई तो उसका ऑर्बिट नंबर भी चेंज होता है। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोस्ट एनर्जेटिक। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है। किससे कम है, जितनी एनर्जी उसको यहाँ से फ्री होने के लिए रिक्वायर्ड है। इसलिए हम जब ये इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन पढ़ते हैं तो ये वैलेंस के बाद में और एक बैंड इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कंडक्शन बैंड। और एक कंडक्शन बैंड मतलब एक लिमिट होती है कि जहाँ तक न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके वापस लेके आ सकता है। तो ये वैलेंस बैंड में रिवॉल्व होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो मिलती है फ्रॉम थर्मल सोर्सेस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से जो रूम टेम्परेचर होता है वहाँ पे उसको हीट एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन जंप करता है और जंप करने के बाद अगर इसकी जंप कंडक्शन बैंड तक हो गई फिर वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। लेकिन ये जंप करने के बाद अगर कंडक्शन बैंड तक अगर नहीं आ रहा है तो उसको वहीं से वापस जाना पड़ेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो रहा है। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर में बेसिक डिफरेंस यही होता है, कंडक्टर में जो एनर्जी गैप है वो नेग्लिजिबल होता है या फिर ये कभी कभी ओवरलैप भी करते हैं, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल गई, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। लेकिन इंसुलेटर में कंडक्शन एंड बैंड एंड वैलेंस बैंड में गैप इतना होता है कि इलेक्ट्रॉननी रात्रंदिवस उड्या मारल्या तरी पण तो फ्री होता है। ये बेसिक डिफरेंस, ठीक है। अब हम जो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू क्यों ऐसे एंड कंडक्टर में से क्यों नहीं, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर कौन है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होगी, सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने के बाद एंड होती, त्यांचं अस्तित्व संपतं, कळालं। बट इंसुलेटर में क्या है कि ऐसे कोई फ्री चार्ज है ही नहीं, इसलिए लाइन्स ऑफ फोर्स डायरेक्ट इकडून तिकडं ट्रॅव्हल करते, ठीक है। इसलिए क्या होता है, रेनी सीजन में पावसाळ्यामध्ये जेव्हा विजा पडतात, लाइटनिंग फॉल होती है, तेव्हा घरचे सांगतात, आपल्याला काय माहीत नसतं, ठीक आहे, घरचे काय सांगतात, झाडाखाली नका थांबू, बरोबर आहे, आपल्याला वाटतं पाऊस पडतोय झाडाखाली थांबलं पाहिजे आपण, बट घरचे काय सांगतात, का बरं असं, ते तुम्ही ऐकलं की नाही मला माहिती, बट या म्हणजे जे ग्रामीण भागात जे राहिले त्यांना या गोष्टी माहिती, झाडाखाली नाही थांबायचं पाऊस पडत असताना, बरोबर। त्यानंतर घरात थांबायचं असल्यानंतर ते पत्र्याचं घर असेल तर ते सेफ असतं, है ना, मग त्या लोकांना किती फिजिक्स माहिती आहे बघा, जे ज्यांच्या 80+ एज आहे, कधी शाळेत पण नाही गेले त्यांना या गोष्टी माहिती आहे, ठीक आहे। ऐसे क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॅन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, म्हणजे घरावर पत्र आहेत आणि तिथं 10, 20, 25, 30 लाइटनिंग ॲट ए टाइम जरी फॉल झाल्या मधल्या लोकांना काहीच नहीं होणार, क्योंकि ऊपर इतना चार्ज आ रहा है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है वो उसको कट करके कंडक्टर को कट करके अंदर आ ही नहीं सकती, समझ मला, त्यामुळे समजलं, त्यामुळे मधले सगळे सेफ आहे। त्यामुळं पाऊस पडत असताना गाडीत असले तर गाडीतच बसा, गाडीच्या खाली उतरायचं नाही। इसलिए न्यूज वाचतो ना आपण की ॲम्ब्युलन्स, ST, कार यांच्यावर लाइटनिंग फॉल झाली अशी न्यूज आतापर्यंत बनलीच नाही कधी, पण दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये आपण न्यूज़ बघतो है ना, वीज पडून कुत्र्यासह शेळी ठार, बरोबर आहे की नाही, इस तरह की कंडिशन होती, क्योंकि वो पाऊस पडतोय म्हणून झाडाखाली जाऊन थांबतात, झाडाखाली गेल्यानंतर काय होतं नेमकं अवघड होतं, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर, म्हणजे आपण गाडी उभी केली आहे आणि गाडीवर पडतायत कंटिन्यू 5-50 पडतायत लाइटनिंग ॲट ए टाइम, तरी पण मध्ये आपण सेफ आहे, कधीपर्यंत सेफ आहे, जोपर्यंत आपण आगाऊपणा करून वर पाऊस कसा पडतोय हात बाहेर काढत नाही तोपर्यंत, कळालं ना। बट या सगळ्या गोष्टी सिटीमध्ये होत नाही, याचं रिझन काय, हे सगळं ग्रामीणमध्ये होतं, बरोबर। ते ऐकलं का, औरंगाबादच्या उस्मानपुऱ्यामध्ये 3 कुत्रे ठार झाले लाइटनिंग पडून, पॉसिबलच नाही, ठीक आहे। असं का, ग्रामीण भाग भारी असतो म्हणून का, मग थांबा 1 by 1, हां पवन आन्सर सांगतो, पहिले पवनचा आन्सर ऐकायचं, हां पवन। वेरी गुड, म्हणजे 10वीला त्यांनी खूप चांगला अभ्यास केला होता, बरोबर। क्या होता है बेसिकली लाइटनिंग मतलब क्या है, वीज, वेरी गुड। क्या है लाइटनिंग मतलब, हाँ बॉडी, बॉडी पण नाही आहे, काहीच नाही, इट्स ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कळाल ना, फक्त इलेक्ट्रॉनचं कॉम्बिनेशन आहे ते, क्यों प्रोड्यूस होता है, एक डग पॉजिटिव असतं एक निगेटिव्ह असतं, म्हणजे अट्रॅक्ट करते ना वर। क्या होता है वाटर, वाटर का क्या होता है, वाटर का, हाँ
इवेपोरेशन में क्या होता है, वाटर वेपर्स बनती है, वेपर्स का क्या बनता है, क्लाउड बनता है। क्लाउड मतलब क्या हो गया, H2O हो गया, ठीक है। और उसमें क्या होगा, फिर दो क्लाउड्स ट्रॅव्हल करेंगे, ट्रॅव्हल करते टाइम जवळजवळ आले एकमेकांसोबत रब होतील, रबिंग की प्रोसेस में क्या होगा, फिर से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, मतलब वर्क डन होगा, वर्क डन कन्वर्ट होगा एनर्जी में, सेम एनर्जी गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन, इकडच्या ढगाचे पण तिकडच्या ढगाचे पण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, फिर वो घूमने के लिए निकलेंगे, जंप करेंगे, जंप करके बाहर आने के बाद कोलाइड होंगे। तो फर्स्ट कोलिजन जब होता है तो क्या होता है, कसं होतं कोलिजन, हां काय ढगांचा कडकडाट, ढगांचा नसतो तो, ॲक्च्युअली इलेक्ट्रॉनचा कडकडाट असतो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है एंड उसके बाद में इतने सारे इलेक्ट्रॉन, इतने सारे म्हणजे कितने सारे असतात ते, बहुत सारे असतात, ठीक है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन कंबाइन होने की वजह से वहाँ पे एक्सट्रीमली ट्रिमेंडसली हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। एंड चार्ज की प्रॉपर्टी है इट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसलिए ये लाइटनिंग का जो हाई पोटेंशियल होता है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल लो पोटेंशियल तक ट्रैवल करना होता है। नेचर की टेंडेंसी, जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसका होता है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कड़ा ना। पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वो स्टेबल बनने के लिए क्या करता है, खुद को डिस्प्लेस करता है। वाटीवर बॉडी ठेवली थी अपन, वो नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि उसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो बनानी है। सेम केस वहाँ पे हाई पोटेंशियल का जीरो पोटेंशियल बनाने के लिए लाइटनिंग क्या करती है, विथ वेरी हाई स्पीड निकलती है क्लाउड में से और पाथ फाइंड करती है कि कहाँ से जीरो पोटेंशियल मिलता है। तो उसको मालूम है कि अर्थ इज एट जीरो पोटेंशियल, तो वो क्या करना है, उसको एज अर्ली एज पॉसिबल अर्थ को टच करना है, ठीक है। बट आता इथं प्रॉब्लेम असा होतो की लाइटनिंग मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लाइटनिंग ट्रैवल कर रही मतलब कौन ट्रैवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं मतलब एक्चुअल में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब लार्ज करंट फ्लो हो रहा है, बराबर। क्लाउड कहाँ पे होते हैं, ढगात, और वहाँ से ग्राउंड पे आ रहे। तो आते टाइम जो मीडियम है वो कौन सा होता है, एयर होता है, वैक्यूम होता है, एयर होता है। एयर कंडक्टिंग है, इंसुलेटिंग है, एयर कंडक्टिंग है कि इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग है, के इक्वल्स टू 1 है। एयर क्या है, इंसुलेटिंग आहे। पवन एअर कंडक्टिंग असते का, काढू एक वायर, तुला शॉक लागेल की तिकडं, हे सगळे इलेक्ट्रॉन बाहर येऊन तुला भेटायला पाहिजे होते मग बोर्डमधून। एयर क्या है, इंसुलेटिंग है। फिर ये इंसुलेटिंग मीडियम में से ये लाइटनिंग कैसे ट्रैवल करती है, कळलं का मी काय सांगितलं। लाइटनिंग मतलब कौन है, करंट है। करंट फ्लो कहाँ से होता है, कंडक्टर में से या फिर कंडक्टिंग मीडियम में से। लेकिन एयर कौन है, इंसुलेटिंग है। तो ये इंसुलेटिंग मीडियम में से लाइटनिंग कैसे फॉल होती है, मतलब कैसे ट्रैवल करती है। अरे इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स तिकडेच गेले, आता आपण इलेक्ट्रिक करंटबद्दल बोलतोय। इलेक्ट्रिक लाइटनिंग म्हणजे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं, डिफरेंस कळतो ना। लाइन्स ऑफ फोर्स मतलब उसका सराउंडिंग का स्पेस रहेगा, वो इंसुलेटर में से जाता है, लेकिन खुद लाइटनिंग आ रही है थ्रू इंसुलेटर, ये कैसे पॉसिबल है। खूप जास्त हाय असेल मग होईल का, मग ही जर आपण चेअर आहे आणि त्या हाय टेन्शन लाईन असतात त्यांचा पण पोटेन्शियल डिफरन्स जो काही येतो मेगावोल्टमध्ये असतो, लाइटनिंग सारखाच। मग त्या वायरला जर आपण एक चेअर कनेक्ट केली खाली पकडली, आपल्याला शॉक लागेल का। इलेक्ट्रिक फील्डमुळे वर जाईल तो पार्ट वेगळा, पण शॉक लागेल का। प्लास्टिक चेयर विचार का, आता लय मोठा पोटेंशियल आला, आता आपण करंट फ्लो करू, तो इंसुलेटर है वो करंट कभी फ्लो ही नहीं करेगा। तो लाइटनिंग कैसे वहाँ पे ट्रैवल करती है, एटमॉस्फेरिक वाटर, ओय एटमॉस्फेरिक वाटर। मग तुला काय म्हणायचं आहे, पावसाच्या थेंबासोबत येते असं म्हणायचं का। फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, काइंड इन्फॉर्मेशन, पाऊस जो पडतो का, इट्स ए प्युअर वॉटर, अँड प्युअर वॉटर इज ए निरल फ्री, इट्स ए इन्सुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग, कळालं ना, कळालं का। मग पाण्यासोबत आली, पाण्यामधून आली तरी पण ते इन्सुलेटिंगच आहे, कळलं का। क्वेश्चन कळाला का, आंसर जाऊ दे तिकडे, क्वेश्चन कळाला ठीक है। नेक्स्ट, आता लाइटनिंग फॉल हो रही है, ग्राउंड के पास आ गई, बट लाइटनिंग का चक्कर क्या है, उसको एज अर्ली एज पॉसिबल ग्राउंड में जाना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्राउंड इज एट जीरो पोटेंशियल। बट उसको जो था ट्रैवल करते टाइम, जब तक सरफेस के ऊपर नहीं आ रही थी तब तक ऑप्शन नहीं था, इसलिए लाइटनिंग ट्रैवल कर रही थी थ्रू एयर। लेकिन जैसे वो सरफेस के क्लोज आती है, वो फाइंड करती है कि एयर से भी और कोई अगर दूसरा मीडियम मिल जाए जिससे हम अर्थ में जल्दी जा सकते, तो उसको प्रेफर करती, कळालं का। इसलिए क्या होता है, सिटीमध्ये ज्या टॉलेस्ट बिल्डिंग असतात त्या बिल्डिंगवर लाइटिंग फॉल होतात, कळालं।
बट ये अरेंजमेंट ये पहले से हमें मालूम, इसलिए ये कॉलम नीचे से ऊपर तक जाते हैं अँड ऊपर जहाँ पे भी ओपन होते वहाँ पे आयन के रॉड अजून वर ठेवले असतात. वर बिल्डिंग बांधायची म्हणून एक ॲडजस्टमेंट असते, बट त्यापेक्षा ही रिझन असतं की लाइटनिंग अगर फॉल हो गई तो वो कंडक्टिंग रॉड क्या करेंगे, पूरी इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड में लेके जाएंगे आणि आपल्याला कळणार पण नाही. मग थोडा शॉक बसायला पाहिजे होता आपल्याला कॉलम शेजारी बसून. लागतो का? कळलं का? हे झालं इकडं. बट काय होतं ग्रामीण भागामध्ये जे आपण डिस्कस करत होतो वहाँ पे लाइटनिंग जाके फॉल होती है झाडावर, बरोबर. बट ट्री अगेन इज ए कंडक्टर या इंसुलेटर है, इंसुलेटर. तो उसके ऊपर लाइटनिंग क्यों फॉल हो गई? अरे बाबा मोटा असू नहीं छोटा असू दे, इंसुलेटर इंसुलेटर है ना. तो इंसुलेटिंग मीडियम में से क्यों ट्रैवल कर रही हो? नाही कळलं. वर असू दे नाही तर अजून वर असू दे, इन्सुलेटर आहे की नाही. मग त्यामधून लाइटनिंग कशी जाते, त्यावर काय येते, त्यापासून लाइटनिंग कशी ट्रॅव्हल करणार ग्राउंडपर्यंत? अरे म्हणून इन्सुलेटरमधून नाही घुसत ना पवन, सगळीकडे तुझ्यासारखे नियम तोडल्या नाही जात. इन्सुलेटर आहे ना ते, तर ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टच नाही करणार, तरी पण लाइटनिंग त्यावर का फॉल होते? काही पण अशी कोणती बायोलॉजी शिकते तू? अशी उत्तरं बाहेर देऊ नको बेटा, ते बायोलॉजीला काढून देतील तुला. असं काय ते काय पाईपलाईन असतं का झाडांच्या मध्ये? आकांक्षा कोणतं झाड असं की डायरेक्ट पाणी फ्लो होतं वर? हो, तर ते झायलम प्रेशर जे काही असेल ते सगळं सॉलिड स्टेटमध्ये असते, पार्टिकल असतात है ना. तिथं कॅपिलॅरिटी ॲक्शन होते है ना, सक्शन ॲक्शन होते आणि मग वॉटर ट्रान्सफर होतं. असं पाईपलाईन मधल्यासारखं पाणी नाही फ्लोट डायरेक्ट. मग झाड कापल्यानंतर तर आपल्याला पाणीच पाणी भेटायला पाहिजे होतं. ताण लागली कापा झाड, तोडा झाड. थांबा, पवनला आन्सर भेटले, थांबा. इलेक्ट्रॉन फ्री असतात डायरेक्ट. सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन फ्री आहे का? मग मेटल आणि इलेक्ट्रॉन फ्री सेम असतात का? मग काही पण सांगतो का? बरं हां, तर तसं आहे ना बेटा, प्रत्येक एलिमेंट ॲटमपासूनच बनला आहे, प्रत्येक ॲटममध्ये चार्जेस आहेतच. मग तो इन्सुलेटर असला म्हणून त्यात चार्ज नाही असं वाटतं का? ही प्लास्टिक चेअर कशापासून बनते? कुठलं मटेरियल असतं प्लास्टिक? हां, पॉलिथिन. काय हे ह्या प्लास्टिकमध्ये? कार्बन. एक कार्बन आणलं, जाऊ दे की जाऊ दे. क्वेश्चन कळाला सगळ्यांना? मला ॲन्सर्स नको आहेत, क्वेश्चन कळाला का? ठीक आहे, व्हेरी गुड. मग ही फोर्थ प्रॉपर्टी पण कळाली तुम्हाला. चला नेक्स्ट. काय? मला पण नाही माहिती. चला राईट डाऊन नेक्स्ट. ते पण नाही माहीत मला. चला नेक्स्ट, पुढची प्रॉपर्टी लिहा. असे प्रश्न पडले पाहिजे बेटा तुम्हाला. हे पडत होते कधी? लहान असताना, बरोबर आहे ना, जेव्हा शाळेत होते तेव्हा, बरोबर. शाळेत पण नव्हते तेव्हा, बरोबर. शाळेत आल्यापासून प्रश्न पडायचे बंद झाले का? चला, त्यासाठीच तुम्हाला 11वी-12वी फिजिक्स शिकवलं जातं. परत प्रश्न पडले पाहिजे तुम्हाला आयुष्यामध्ये. नेक्स्ट काय लिहिलं आहे? हां, पास थ्रू. ठीक आहे. नेक्स्ट, लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्राउडेड इन ए रिजन. क्राउड गर्दी करतात. क्राउडेड इन अ रिजन वेअर इंटेन्सिटी इज लार्ज एंड आर वाइडली सेपरेटेड. वाइडली सेपरेटेड मतलब दूर दूर असतात. कहाँ पे? वेअर इंटेन्सिटी इज स्मॉल. क्राउडेड इन अ region where intensity is large and are widely separated where intensity is small. म्हणजे चार्जच्या जवळ असेल तर क्राउडेड रहेंगे, नंबर ज़्यादा रहेंगे, आगे जाएंगे तो. नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट along their path. कॉन्ट्रॅक्ट along their path म्हणजे असं नाही की इथून निघाली इकडं तिकडं दिवसभर फिरून 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 मग निगेटिव्ह चार्जला, असं नाही होत. ठीक आहे.
यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब दोनों साइड से कोई खींच रहा है, इस तरह की कंडीशन होती है. नेक्स्ट, एक्सर्ट्स लॅटरल प्रेशर ऑन ईच अदर. लॅटरल प्रेशर इन ईच अदर म्हणजे या दोन लाइन्स ऑफ फोर्स एकमेकांना रिपेल करतात, इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मीट नहीं कर रही. ठीक आहे, असं का? कारण त्या एकाच चार्जपासून, पॉझिटिव्ह चार्जपासून स्टार्ट झालेलं आहे. ठीक आहे, एक्सर्ट्स लॅटरल प्रेशर ऑन ईच अदर. ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक आहे, सांगून देतो आन्सर, नाही तर डोक्यात तेच फिरत राहील तुमच्या, है ना. तर विचार करून उद्या सांगता. एअर इज ए इन्सुलेटर, बट वाइल लाइटनिंग फॉल्स और ट्रैवल्स थ्रू एयर इट आयोनाइजेस द एयर. जब लाइटनिंग ट्रैवल कर रही है बाय वर्च्यू ऑफ हाई और लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, एयर का क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है. आयोनाइजेशन हुआ मतलब क्या हो गया? आयन्स फ्री हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए. इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए मतलब जहाँ से वो ट्रैवल कर रही है वो पूरा पाथ क्या होता है? कंडक्टिंग बनता है. कळालं ना? त्यामुळे लाइटनिंग ट्रॅव्हल करते थ्रू एअर. क्लिअर. नेक्स्ट, झाडावरच का पडते? याचं रिझन असं आहे की लाइटनिंगला पडेपर्यंत माहीत नसते झाडे म्हणून, म्हणजे इन्सुलेटर आहे म्हणून. लाइटनिंगला काय करायचं आहे? ॲज अर्ली एज पॉसिबल अर्थ के अंदर जाना है. एयर छोड़ के दूसरा मीडियम जो भी है, जो फास्टेस्ट अर्थ तक लेके जाएगा उसको वो, मतलब हम अपन त्याला डिसाइड करते असते. बरोबर है. जिसके हाइट ज़्यादा है उसको अप्रोच करती है, बट जब तक उसके ऊपर कांटेक्ट नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा ना ये कंडक्टर था ये इंसुलेटर था. कळतंय है का? तो उसकी वजह से क्या होता है, झाडावर जर लाइटनिंग पडली तर झाड जळून जातं. लक्षात घ्या, क्योंकि लाइटनिंग को वो ट्रैवल करने के लिए अलाउ ही नहीं करता है. तो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ रहा था, सारे इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी. काय झालं? असं नको सांगू अजून बेटा, बायोलॉजी सब्जेक्ट आहे तुझा. हे गायत्रीने सांगितलं असतं, मी ऐकलं असतं. ठीक आहे, तुला सांगितलं कोणी की झाडामध्ये असे पाईप असतात तिथून पाणी वर जातं म्हणून? सांगितलं कोणी? आकांक्षा, रडू नका आता. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, लाइटनिंग फॉल होने के बाद इन्सुलेटर है ना, ट्री मतलब हे आता नाही, पण हे काही काही बॅचचे खूप भारी भारी आन्सर भेटायचे. काही काय सांगत होते सर, ते पाऊस पडतो ना, मग पाऊस पडताना ते पाणी झाडावर वाहत असतं, मग लाइटिंग त्यासोबत वाहत खाली येते. काही काहींनी काय सांगितलं, सर जेव्हा पाऊस पडतो, वरतून जे पाणी पडतं ते क्लीन वॉटर असतं, पण ते मातीत मिसळलं की ते काय होतं, सॉल्टी वॉटर होतं, कंडक्टिंग वॉटर होतं, आणि ते लगेच उडून घेतो लाइटनिंगला. वैसे कुछ भी नहीं होता. लाइटनिंग को पूरा का पूरा रोक दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में. त्यामुळे काय होते, तो एक्सप्लोजन होतं, किंवा ॲटलिस्ट खूप मोठा जरी नाही झाला जाळ तरी पण कळाल तुम्हाला. ठीक आहे, ऐसे कुछ तो होता है. आता अजून काही काही तू स्टोरी ऐकायला असेल त्याची उत्तर मला विचारू नको, मी काही इथं बाबा नाही. ठीक आहे, तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला, है ना. बरेचसे ॲझम्पशन असतात ना, जिथं लाइटनिंग पडली मग तिथं हे झालं, काय झालं, अजून असं काही नाही ना. तिथं पाणी लागतं. हो, मी तेच म्हटलं, असे प्रश्न मला विचारू नको. चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स राईट डाऊन. कारण अशा प्रश्न उत्तर जर मला कळाले असते तरी मी फिजिक्सचा क्लास बंद केला असता, कारण मठ सुरू केला असता. बोला सर, कोण म्हटलं? हां, वर पण जाऊ शकते, पण वर कुठं जाणार ना, पाणी की नाही, पाणी खालीच का पडतं? बरोबर आहे. तसंच इथं झिरो पोटेन्शियल आहे, तिकडं हाय पोटेन्शियल. तसे चार्जेसला झिरो पोटेन्शियलकडे यावंच लागतं. कळालं ना. वर कुठं जाईल पण स्पेसमध्ये कुठं? चला नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट डाउन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing normally through given area. Total number of electric lines of force passing normally through given area. Passing normally through given area. Total number of electric lines of force passing normally through given area. Electric lines of force passing normally through given area is called as electric flux, denoted by phi, given by phi equals to E vector dot ds vector, where E is the
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. ds का मतलब एरिया वेगळा वेक्टर असतो का स्केलर असतो? एरिया स्केलर या वेक्टर आहे? एरिया स्केलर आहे. एरिया स्केलर आहे. एरिया स्केलर आहे. हे काय अंगड आहे? हां, हे डिस्प्लेसमेंट आहे का? मी सांगतोय ई मतलब एरिया, ds मतलब सरफेस एरिया. मग छोटासा एरिया वेक्टर असतो का? नाही, मोठा डिस्प्लेसमेंट पण वेक्टरच असतो. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, छोटा असू द्या मोठा असू द्या. चेंज इन एरिया आहे. अरे बेटा, एरिया जर स्केलर है तो चेंज इन एरिया पण स्केलरच पाहिजे ना. लाइक कन्फ्यूजन है. चला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया डिनोटेड बाय फाई, गिवन बाय फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, वेयर ई इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ई का मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ds सरफेस एरिया थ्रू विच फ्लक्स इज टू बी फाइंड. ds एरिया थ्रू विच फ्लक्स इज टू बी फाइंड. थीटा. आता नॉर्मली आपण डिफाइन करताना काय सांगितलं की लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया. जैसे कि सपोज ये एरिया है ds और इसमें से फ्लक्स मतलब लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रही है, तो सारी की सारी लाइन्स ऑफ फोर्स अभी कैसे है? परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है. तो नॉर्मली पास होने वाले ये लाइन्स ऑफ फोर्स के नंबर अगर काउंट करेंगे तो हम इसको फ्लक्स बोलते हैं. लेकिन अगर सेम सिचुएशन में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है, हमें जो एरिया दिया गया है वो थोड़ा सा इन्क्लाइन बन गया, तो अशा केसमध्ये मग आपण कॅल्क्युलेटच नाही करणार का? नाही, डेफिनेशनमध्ये नॉर्मल होतं, नॉर्मल नाही आहे. आपण फिजिक्स स्टडी करतो, आपल्याला ॲडजस्टमेंट करावे लागतात, बरोबर आहे. तो हम करते क्या है यहाँ पे कि बेसिकली एरिया वेक्टर जो होता है, नहीं हे बघा, एरिया स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? एरिया स्केलरच क्वांटिटी आहे, बट जर एरिया वेक्टर म्हटलं तर वेक्टर क्वांटिटी. लक्षात घ्या, एरिया सरफेस एरिया ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर एरिया वेक्टर बोला गया तो एरिया वेक्टर ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एरिया. मतलब ये अगर सरफेस एरिया ds है तो यहाँ पे ये ds क्या मतलब ds वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? एरिया को परपेंडिकुलर. कळालं ना? मग आता एरिया वेक्टर आहे का स्केलर आहे? एरिया स्केलरच आहे, बट जर एरिया वेक्टर म्हटलं असेल तो ये वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल जो है इस डायरेक्शन में आएगा या फिर इस डायरेक्शन में आएगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया था वो एंगल हम यहाँ पे लेके थीटा. मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे E और ये जो नॉर्मल है n, तो हम E का कंपोनेंट लेते हैं अलोंग नॉर्मल, तो थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कौन बनता है? E cos ऑफ थीटा. तो फ्लक्स इज गिवन बाय E ds cos ऑफ थीटा, वेयर E ds थीटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अँड नॉर्मल. हे लक्षात ठेवायचं. बऱ्याच वेळा क्वेश्चनमध्ये काय होतं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस इनके बिटवीन का एंगल लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. देन जैसे की फॉर एक्झाम्पल ये एंगल आहे, क्वेश्चनमध्ये हा एंगल दिला आहे थीटा, बट आपल्याला हा लागतो. आपण काय करणार या केसमध्ये? 90 माइनस थीटा हा एंगल इथे गेला. ठीक है, उसके बाद में SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट इंटेंसिटी है न्यूटन पर कूलम, इनटू एरिया है मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. और इंटेंसिटी का एक यूनिट था होल्ड अपॉन मीटर, इनटू मीटर स्क्वायर है, मतलब ये बनेगा होल्ट इनटू मीटर. इसके बाद स्केलर या वेक्टर है, ते लिहिलं आहे ना स्केलर आहे म्हणून. डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट मतलब हे स्केलर क्वांटिटी. पण मग याची डायरेक्शन कुठे घेणार? नॉर्मल का इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये? अरे स्केलर है ना, कशाची डायरेक्शन? नॉर्मल. स्केलर है, इसको कोई डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है थ्रू अ सरफेस तो हमें इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ता है. मतलब फ्लक्स इज ऑल्सो गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर. अगर वहाँ पे सरफेस एरिया क्लोज्ड बॉडी दी है तो उस केस में फ्लक्स बनेगा
साइक्लिक और लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. म्हणजे जी प्रोसेस आपण प्रत्येक वेळी फॉलो करतो ना, छोटा सा वर्क डन लेते हैं DW, फिर उसको इंटीग्रेट करते फिर टोटल वर्क डन मिलता है. तो उसी तरह से हम पहले छोटा फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू गिवन सरफेस एरिया, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, टोटल फ्लक्स या फिर नेट फ्लक्स मिलेगा. ठीक है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है. एरिया अगर लीनियर है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. एरिया अगर क्लोज सरफेस आहे तो उस केस में हे असं क्लोज म्हणजे काय, सायक्लिक इंटिग्रल ये यूज कर सकते. वेगळं काही नसतं, तेच फक्त याचा अर्थ काय होतो, हे क्लोज बॉडीला ॲप्लिकेबल आहे. देन अगेन यूनिट क्या होगा यहाँ पे फ्लक्स का, कुठेही असला यूनिट तेच राहील, यूनिट चेंज नहीं होगा. ठीक है, नाउ राइट द नेक्स्ट पॉइंट, गॉस लॉ फॉर फ्लक्स. हा गॉस कोण आहे माहिती आहे तुम्हाला, कोण आहे, अरे तोच गॉस आहे जो आपल्याला फंडामेंटल क्वांटिटीमध्ये भेटला होता, आठवतं का, सिस्टम ऑफ यूनिट. सिस्टम ऑफ यूनिट उसकी आइडिया सबसे पहले किसने बोली थी, 3 क्वांटिटी असेल त्याचे यूनिट असतील तर ती फॉलो केली पाहिजे, MKS CGS, ये सबसे पहले गॉस ने बोला था. ठीक है, और इसके ऑनर में ऐसे बोला जाता है इट इज़ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम्स. ऑल टाइम का ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन है कौन, गॉस. आहे का मॅथ्समध्ये, नाही आता नाही, इंजिनिअरिंगमध्ये. इंजिनिअरिंगमध्ये सगळं मॅथ्स न्यूटनचं आणि गॉसचं आहे. गॉस लॉ फॉर फ्लक्स, न्यूटनचं फिजिक्स असं आहे तर मॅथ्स कसं असेल बघा तुम्ही. ठीक आहे, गॉस लॉ फॉर फ्लक्स. क्या होता है गॉस लॉ फॉर फ्लक्स, राइट डाउन. ई म्हणजे काय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, according to Gauss law, flux passing through a body, flux passing through a body is given by product of charge enclosed by the body, and 1 upon permittivity of the medium. Permittivity of the medium, that is phi equals to q upon epsilon naught. अगर जनरली एयर कंसिडर करेंगे तो इप्सिलॉन नॉट, अगर दूसरा मीडियम दिया तो इप्सिलॉन नॉट इंटू के. एंड फाई का हमने फॉर्मूला ऊपर देखा था, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्या बनेगा, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट. क्लियर है. म्हणजे बघा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बाय डेफिनेशन हमारे पास जो फॉर्मूला था, जो फैराडे की आइडिया थी, उसके अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर रहे थे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर यानी ईडीएस कॉस ऑफ थीटा. मतलब सरफेस एरिया चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल अगर है तब हम उसको फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते थे. ठीक है, उसी कंसेप्ट को गॉस ने एकदम सिंपल बना दिया कि आपको क्या करना है, बस गिवन एरिया ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है वो चार्ज कैलकुलेट करो, इसको इप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, यू विल गेट द फ्लक्स. कळालं. फक्त आपल्याला इथं एक लिमिटेशन असतं याचं, काय असतं लिमिटेशन, गॉस लॉ इज ॲप्लिकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस. राइट डाउन. गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेसेस. मतलब चार्ज मस्ट बी एनक्लोज्ड बाय द बॉडी. जसं रोडवर उभे आहोत आपण म्हणजे एनक्लोज झालो का रोडमध्ये, पण रूममध्ये आहोत म्हणजे रूमने एनक्लोज केलं आपल्याला. कळालं. तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा. ठीक है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया. क्यों स्टडी करना है ये, क्योंकि हम पहले लाइन्स ऑफ फोर्स ही स्टडी करते थे, लेकिन लाइन्स ऑफ फोर्स के नंबर इतने ज़्यादा होते हैं जितने हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है. इसलिए हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में से पास होने वाले लाइन्स ऑफ फोर्स के जो नंबर है उनके साथ ही डील करते हैं. उसके लिए नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विच इज़ गिवन बाय ई डी एस कॉस थीटा या फिर क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट. ई डी एस कॉस थीटा या फिर क्यू बाय
परत एकदा EDS cos थीटा और Q बाय इप्सिलॉन नॉट, EDS cos थीटा और, अब यहाँ पे देखो EDS cos थीटा और Q बाय इप्सिलॉन नॉट है, इसके एप्लीकेशंस अगर हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है क्यूब से रिलेटेड। सपोज एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पे हमने एक चार्ज प्लेस किया है Q, तो इस क्यूब में से बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। कहाँ से? इकडे तेच बघितलं ना आपण, जितना चार्ज इनक्लोज होगा डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट, ये बन गया टोटल फ्लक्स। क्लियर है? लेकिन अगर यहां पे पूछेंगे कि फ्लक्स चाहिए थ्रू ईच फेस, तो यहां पे होगा क्या, जब चार्ज हम इसके सेंटर में रख रहे हैं तो जो टोटल फ्लक्स है क्यूब को 6 फेसेस है, तो ये ऑल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, मतलब इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ईच फेस में से कितना बनेगा? Q बाय 6 इंटू इप्सिलॉन नॉट बनेगा। उसी तरह से अगर हमें ईच कॉर्नर बोला जाता है, ईच कॉर्नर, तो ईच कॉर्नर में से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फ्लक्स कितना बनेगा? कॉर्नर कितने हैं? 8, तो ये बनेगा Q अपॉन 8 इप्सिलॉन नॉट। तुमच्याकडे 12 होते का पॉन? अगर फ्लक्स पूछा जाता है थ्रू ईच एज, एज किती आहेत? 1 2 ह्या 12 आहेत, बरं काहीतरी 12 होतं, ठीक आहे। तो ये बन गया 5 इक्वल्स टू Q बाय इप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर बोला जाता है कि सपोज चार्ज जो है वो प्लेस किया है, कहाँ पे प्लेस किया है? वन ऑफ इट्स फेस, कळतं का? सेंटरला नाही आहे, इकडच्या फेसवर आहे, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब कितना होगा? Q अपॉन, वेरी गुड। सबसे पहले हमें अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा, और इसको एनक्लोज करने के लिए कंडीशन क्या है? इसके बाजू में हमें और एक क्यूब ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके चार्ज एनक्लोज हो गया। तो ये चार्ज जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, आधा इस साइड आधा इस साइड, मतलब जो हमारा ओरिजिनल क्यूब था उसमें कितना फ्लक्स आएगा? Q अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। ये कब की कंडीशन है? व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द फेस, then flux through cube अब उसी तरह से अगर एक सिलेंडर दिया है और ये सिलेंडर के वन ऑफ इट्स फेस यहाँ पे अगर चार्ज प्लेस किया है, तो इसमें आने वाला फ्लक्स कितना होगा? परत काय करावं लागेल? इसको इनक्लोज करने के लिए ऊपर और एक सिलेंडर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब यहाँ पे एक्ट होने वाला नेट फ्लक्स कितना बनेगा? Q बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसी तरह से आपको अगर बोला है कि सपोज एक क्यूब है और यहाँ पे हमने एक चार्ज रॉड लिया है, चार्ज रॉड, उसकी आधी लेंथ जो है वो क्यूब के अंदर है, मतलब एक सेंटर जो है क्यूब के सेंटर के साथ मैच कर रहा है, तो उस केस में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसमें से क्यूब में एक्ट होने वाला फ्लक्स कितना रहेगा? टोटल चार्ज क्यू है, तो फ्लक्स क्यूब के अंदर चार्ज कितना आ गया? अर्धा, हाँ अर्धा मध्ये अर्धा बाहेर, Q बाई 2 आ गया, बरोबर है ना? आधा चार्ज ऊपर, क्यूब के अंदर चार्ज कितना हो गया? Q बाई 2। अगर Q बाई 2 इतना चार्ज है तो फ्लक्स कितना बनेगा? तुला 2 इप्सिलॉन नॉट म्हणायचंय का? चार्ज कितना है? Q की जगह पे Q बाई 2, तो फ्लक्स कितना बनेगा? Q बाई 2 अपॉन इप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना होगा? Q अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। उसी तरह अगर बोला है कि एक स्क्वायर प्लेट है या फिर एक प्लेट है,
जिसकी साइड लेंथ ए है, एंड इसके ऊपर a/2 इतने डिस्टेंस पे हमने एक चार्ज प्लेस किया है q, तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? गॉस लॉ अप्लाई करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। पहली स्टेप क्या होगी, हमें एक इनक्लोज सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो सिमेट्रिकल होगा एंड चार्ज को इनक्लोज करेगा। तो चार्ज को इनक्लोज करने के लिए इस सरफेस के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे फिर से एक क्यूब ड्रॉ कर सकता हूँ, जहाँ पे a/2 पे मतलब सेंटर पे चार्ज आ जाएगा। करा लो। अब ये चार्ज जो है टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस करेगा? q अपॉन, मतलब ईच फेस में से कितना आएगा, मतलब हमारी जो फेस थी यहाँ पे जिसका फ्लक्स हमें रिक्वायर्ड था, ये कितना बनेगा? q/6 पढ़ लो। बरोबर आहे। तू सांगतोय की विचारतोय मला? काय पूर्ण रॉड मध्ये घेतला तर का? हे बघ, ऑलरेडी ना इथं आपल्याला ड्रॉ करायची गरज नाही आहे। इथं जसं आपण ड्रॉ केला ना गॉशियन सरफेस, इथं ड्रॉ केला, इथं दिलं आहे त्यांनी सिस्टीम, एवढाच क्यूब आहे एवढाच रॉड आहे, तर फ्लक्स किती असेल? तर q/2ε0 असेल, बरोबर आहे। आता वरचा इनक्लोज करायचा म्हणजे आपण अजून एक क्यूब ठेवणार, म्हणजे वरच्या क्यूबमध्ये q/2ε0, खालच्या क्यूबमध्ये q/2ε0, मग काय? चलो हो गया। नेक्स्ट, काय 2 मिनटं। क्या ये क्यूबस आहे ना? नाही अरे क्यूबस आहे ना, हा असं नाही म्हणता तुम्ही। क्यूब बनतोय आणि नाही आहे का आता क्यूब? पहले काय वेगळं होतं? क्यूब है, अब चार्ज प्लेस किया है वन ऑफ इट्स कॉर्नर पे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट केस है। कहाँ पे प्लेस किया है? वन ऑफ इट्स कॉर्नर पे। काय काय q/8ε0 फ्लक्स टोटल का? वेरी गुड, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो पास होगा थ्रू द क्यूब कितना होगा? q। असं का? क्योंकि इसको इनक्लोज करने के लिए ऐसे खाली वर इकड़ तिकड़ ऐसे 8 क्यूब हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो वो 8 क्यूब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हमारे क्यूब को कितना मिलेगा? 1/8, मतलब टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवन क्यूब कितना हो गया? q/8ε0। कर लगा? अब अगर आपको बोला है कि अगर वन ऑफ इट्स कॉर्नर पे चार्ज रखा है तो फाइंड करो फ्लक्स थ्रू ईच फेस। वेरी गुड, कितना होता है? q/24ε0। अब ये 24 आए कहाँ से है? व्हेरी गुड, का बरं? कॉमन नाही घेतलंय बघा, जिथं आपण चार्ज ठेवला आहे त्यामध्ये इकडची एक, ही 2 आणि या साइडची 3, ये तीनों साइड के प्लेन में चार्ज है, इसलिए यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल ट्रैवल करेंगे तो सो फ्लक्स विल बिकम 0। कड़ा लगा? तुम कहीं नहीं कड़ा, तू नहीं म्हणते थे, ठीक है। देखो फ्लक्स कब हम कंसीडर करते हैं? जब नॉर्मली पास होते, बरोबर। लेकिन लाइन्स ऑफ फोर्स अगर सरफेस को पैरेलल ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू 90 हो जाएगा और फ्लक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ईडीएस कॉस थीटा है ना, तो अगर लाइन्स ऑफ फोर्स सरफेस को पैरेलल है, हम एंगल कौन सा लेते हैं? नॉर्मल का एंड लाइन्स ऑफ फोर्स के डायरेक्शन का, तो वो 90 हो जाएगा, मतलब फ्लक्स विल बिकम 0। तो अगर फ्लक्स 0 हो गया, इसलिए हम फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये साइड की एक थर्ड, ये तीनों साइड का जो फ्लक्स होगा वो कंसीडर ही नहीं करेंगे। मतलब जो टोटल फ्लक्स हमें मिल रहा था, कितना मिल रहा था? q/8ε0, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसमें से यहाँ पे नंबर 1, इसके साइड में नंबर 2, इसके अपोजिट में एक नंबर 3, ये ऊपर की नंबर 2।
एंड ये इक्वल नंबर 3। तो ये तीन साइड में तीन फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके ये बनेगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर बोला जा रहा है हमें कि फिर से क्यूब है और क्यूब के यहाँ पे वन ऑफ इट्स एज पे हमने चार्ज रखा है Q, तो क्यूब में से पास होने वाला नेट फ्लक्स Q/4। क्यों ऐसे? क्योंकि इसको इनक्लोज करने के लिए इथं 2 आणि खाली 2, ऐसे इथं 1 आणि खाली 2, ऐसे 4 और क्यूब हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, 3 और, मतलब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू द गिवन क्यूब कितना बनेगा? Q/4 एप्सिलॉन नॉट। So ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट फ्लक्स बाय डेफिनेशन एंड बाय गॉस लॉ। आता बाकीचे सिमिलर ॲप्लिकेशन, जैसे कि हेमिस्फीयर बोला और उसके सेंटर में चार्ज प्लेस किया Q, तो इसमें फ्लक्स कितना होगा? राहील ना लक्षामध्ये? सिमेट्रिकल है, बस चार्ज को इनक्लोज कर दो, नेट फ्लक्स कितना मिलता है वो कैलकुलेट करो। राइट, और नेक्स्ट पॉइंट। अब आगे जो पॉइंट बचे देखो, उसमें कोई नई कंसेप्ट नहीं है, बस क्या है ना कि जो ऑलरेडी हमने फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्टडी किए हैं, वो सारे फॉर्मूले फिर से डिराइव किए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है ना? तो उसको हम फिर से डिराइव कर सकते हैं, बट वो सिर्फ आपका कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए जो फॉर्मूले हमने लर्न किए थे फिर से वही फॉर्मूले आएंगे। जैसे कि एप्लीकेशन से गॉस लॉ के, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, लीनियर चार्ज है उसके सराउंडिंग में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, क्या होता है? इनफाइनाइट लेंथ है, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर मतलब नियर बाय पॉइंट है, तो क्या होगा? 2k λ/r होगा, या फिर 1/4 एप्सिलॉन इंटू 2 λ/r होगा। इकडे पण आपण तेच करतो। काय करतो, कसं करतो? 1-2 मिनटं हे बघू नका, समजावून घेऊ नका, फक्त मी 2-3 एग्जाम्पल सांगतो तुम्हाला। सपोज आपको बोला जाएगा कि लीनियर चार्ज है और इसके ऊपर हमने क्या किया है? चार्ज डिपॉजिट किया है, और डिपॉजिट करने के बाद इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें ये चार्ज इनक्लोज करना पड़ेगा। चार्ज इनक्लोज करने के लिए हम सिमेट्रिकली यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, कर देगा। अब यहाँ पे जो फ्लक्स पास होगा उसके लिए ये इस साइड में फ्लक्स कुछ पास होगा, कुछ फ्लक्स इस साइड में पास होगा, एंड रिमेनिंग फ्लक्स इस साइड में से पास होगा। ठीक है? मतलब नेट फ्लक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा? चार्ज इनक्लोज्ड बाय द बॉडी। कितना होगा चार्ज? अगर लैम्बडा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो चार्ज कितना होगा? लैम्बडा इंटू यल अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगा। फिर यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि ये फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों में से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो यहाँ पे 0 बनता है, तो नेट फ्लक्स कहाँ से पास होगा? सिर्फ सेकंड सरफेस से। तो सेकंड सरफेस के लिए हमें यहाँ पे E इंटू इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? लैम्बडा इंटू यल अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब डी एल मतलब क्या है? लेंथ। किसकी लेंथ? कर्व पाथ की। तो कितनी होती है इसकी लेंथ? ये 2πr इंटू हाइट। समझ में आ रहा है ना? तो फिर हम ये पुट करेंगे तो यू विल गेट अगेन सेम टाइप का फॉर्मूला, 2k लैम्बडा बाय एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू रॉड। ठीक है? सेम एप्लीकेशन हम स्फीयर के लिए भी कंसिडर करेंगे। जैसे स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी थी? 1/4π। तो स्फीयर के लिए भी हम वही कंसिडर करेंगे कि एक चार्ज स्फीयर होगा, वो इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हम गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे। फिर पॉइंट पी पे हमें इंटेंसिटी चाहिए, तो फिर से हम वहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू लेंगे Q/इप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा देंगे तो क्यू को रिप्लेस करेंगे बाय सिग्मा इंटू आर स्क्वायर।
अगेन ई की वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट सेम फॉर्मूला। कौन सा? 1/4 एप्सिलॉन क्या था स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के मतलब 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो सेम फॉर्मूले यहाँ पे मिलते हैं। तो ये फिर से रिपीट करके कन्फ्युजन बढ़ाने में कोई मतलब ये नाही आहे, बट कोणाला पाहिजेच असतील डेरिवेशन, नाही सर मला खूप इम्पॉर्टंट वाटले, खूप इंटरेस्ट आला यांच्यामध्ये, तर ते मॉड्यूलमध्ये आहे तिथून बघून घ्या। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फिर ऑलमोस्ट कुछ एप्लीकेशन बेस्ड पॉइंट छोड़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिसमें से कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 तक का वर्क हो गया कंप्लीट, जो पेंडिंग है आज आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का टास्क क्या है, जो क्लास में कंटेंट पढ़ा, थोड़ा सा कंटेंट पढ़ा है बरोबर, वो प्लस इससे पहले का जो पूरा कंटेंट है वो प्रिपेयर करने का। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट एप्लीकेशन आज कुठली सांगितली आहे, सांगितलीच नाही, 5 and 6, 4 तक हो गया था, तो कल कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 and 6। 4 के बाद में जो सॉल्व एग्जाम्पल से आज सॉल्व करायला नहीं सांगितले मी, कळालं ना, 4 तक के सॉल्व एग्जाम्पल आज कंप्लीट करने हैं, थेरी पूरे टॉपिक की जो भी पेंडिंग है वो प्रिपेयर करनी है, उसके बाद में कंसेप्ट एप्लीकेशन 5 and 6 करना है। ठीक है, बट ये सगळं करायला 2 घंटेपेक्षा जास्त वेळ लागणार नाही, एंड ये छोड़ के फिर इफ रिक्वायर्ड आई कैन प्रोवाइड यू वर्कशीट, ज्यांना पाहिजे ते घेऊन जा। ठीक आहे, वर्कशीट डिटेल सोल्यूशन नाही का वर्कशीटमध्ये का, सोडव ना डिटेल सोल्यूशन, कशाला पाहिजे तुला? हां